हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैथ मास्टर ट्यूटरिंग। मैं संजय कुमार आज एक इम्पोर्टेंट टॉपिक्स लेकर के आया हूँ। मैं कंप्यूटेशनल मेथड्स जो बीटेक आईपीयू सेमेस्टर 3 का है, फुल सिलेबस का लास्ट मिनट रिवीजन, यानी आप कह सकते हो इसका वन शॉट। इसका टाइम का ड्यूरेशन क्या होगा मुझे अभी पता नहीं, मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। लेकिन मैं पूरे 4 यूनिट्स जो दिया हुआ है आपका, यूनिट 1, यूनिट 2, यूनिट 3 और यूनिट 4, मैं चारों यूनिट्स का इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं सोल्व करूंगा और मैं पहले से ही सोल्व किए हुआ हूं, उसको मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से आप रिवीजन करेंगे। इसमें लगभग सभी क्वेश्चन हम लोग टच करने की कोशिश करेंगे जो आपको रिसेंटली एग्जामिनेशन में आने की संभावना है। ओके स्टूडेंट्स, देखिए जैसे पहला यूनिट्स आपका है, पहला यूनिट्स में आपका लोकेशन ऑफ रूट्स है। तो मैं पहला यूनिट से ही मैं शुरू कर रहा हूँ, वो आपका कंपलसरी क्वेश्चन में भी काम देगा और यूनिट 1, 2, 3 में जो एक क्वेश्चन करने के लिए आता है वो भी काम देगा। यूनिट 1 में देखिए टेलर्स, रॉल्स, मीन वैल्यू थ्योरम, एप्रोक्सीमेशन, एरर्स एटसेट्रा है। और लोकेशन ऑफ रूट्स में देखिए बाइसेक्शन मेथड एक पढ़ना है, एक न्यूटन मेथड पढ़ना है और एक सेकेंड मेथड पढ़ना है। ओके स्टूडेंट्स, ये 3 मेथड पढ़ना है, लेकिन न्यूटन मेथड नहीं दिया हुआ है इसमें। अगर हम लोगों को रूट्स फाइंड आउट करने की बात करता है तो न्यूटन रैप्सन मेथड की बात करता है ये। ओके स्टूडेंट्स, और सेकेंड पार्ट में इसका लोकेशन ऑफ रूट्स का सेकेंड पार्ट में आपका मिनिमाइजेशन का क्वेश्चन आएगा, फिबोनाची सर्च, गोल्डन सर्च, न्यूटन्स मेथड और मल्टीवेरिएट मैक्सिमम ऑफ स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड और नेडलर मीड एल्गोरिथम आएगा। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं लोकेशन ऑफ रूट्स ऑफ इक्वेशन से। तो बाइसेक्शन मेथड, न्यूटन मेथड, सेकेंड मेथड, ये जो एटसेट्रा जो दिया हुआ है, इससे हम लोग रूट फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे और उसका कन्वर्जेंस भी आता है, कन्वर्जेंस भी करने की कोशिश करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, मैं एक क्वेश्चन बना रहा हूँ, सिर्फ एक क्वेश्चन बना रहा हूँ और उससे आपको टाइप पता लगेगा कि इस टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे मान लिया जाए पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ और अगर इसका आप डिटेल जानना चाहते हैं कि डिटेल में क्या सोल्यूशन होगा, किस तरीके से होगा, तो मेरा जो प्रीवियस वीडियो है सेमेस्टर वाइज जो मैं बनाया हूँ यूनिट वाइज, उस वीडियो से आप संपर्क कर सकते हैं, उस वीडियो से आप देख सकते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन मैं लिया हूँ, फाइंड ए रियल रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। ये जो आपका इक्वेशन दिया हुआ है, ये इक्वेशन आपका डिफर हो सकता है, लेकिन प्रोसेस यही होगा। मैं कोई एट रैंडम कोई एक इक्वेशन में ले लिया हूं और इसी से बाइसेक्शन मेथड हम लोग सोल्व करेंगे। ये यूनिट 1 पार्ट 1 का मेरा जो सीएम का सेमेस्टर 3 के लिए वीडियो है, उसमें ये क्वेश्चन है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग जैसे इसमें लेते हैं, इसमें क्या करते हैं हम लोग सेकेंड मेथड में कि पहले हम लोग ए और बी, मैंने एक्स इजिकल टू समथिंग सपोज कर लेते हैं और एक में हम लोग का रूट्स, जैसे मान लिया जाए ए इजकल टू 2 पुट किए, बी इजकल टू 3 हम लोग सपोज कर लिए, तो f2 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं तो नेगेटिव आया। एक ऐसा दूसरा वैल्यू एक्स के जगह पर पुट करेंगे जिसका वैल्यू पॉजिटिव आनी चाहिए, लेकिन हमारे रूट्स का लगभग नज़दीक आनी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, कोशिश करना चाहिए कि नज़दीक ही कोई ले। तो देखिए यहाँ पर f2 का वैल्यू -1 आया है और f3 का वैल्यू 16 आया है। तो इसमें हम लोग करते हैं क्या, f2 इंटू f3, देखिए f2 इंटू f3 लेस देन 0 आया। अगर लेस देन 0 आता है दो फंक्शंस का वैल्यू, तो रूट वही दो x का जो वैल्यू आप लिए हैं, जैसे 2 और 3 लिए हैं, तो रूट्स लाई किस पे करेगा, 2 और 3 पर लाई करेगा। और उसके बाद हम लोग का बाइसेक्शन मेथड ये कहता है कि दोनों जो रूट्स मैंने 2 और 3 पर वैल्यू निगेटिव जो आया है, प्रोडक्ट निगेटिव आया है, उसी दो वैल्यू का आप सम कीजिए और 2 से डिवाइड कीजिए, यानी इसका एवरेज फाइंड आउट किया जाता है। तो क्या लिखेंगे, एक्स नोट पहला इटरेशन के लिए हम लोग ले रहे हैं a प्लस बी डिवाइडेड बाई 2, दैट मीन्स 2.5 आया हुआ है। अब एक्स नोट इक्वल टू 2.5 आ गया, एक वैल्यू फाइंड आउट हो गया आपका। अब हम लोग को एफ एक्स नोट का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। एफ एक्स नोट यानी जो गिवन आपका फंक्शन है एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यू माइनस 2x माइनस 5, उसमें हम लोग पुट कर देंगे 2.5। तो मेरा रिजल्ट आया है 5.625। ये एग्जैक्ट वैल्यू की हमको जरूरत नहीं है, सिर्फ देखना है पॉजिटिव है या नेगेटिव है। आप इसको टेबलर फॉर्म में भी कर सकते हैं, लेकिन टेबलर फॉर्म में थोड़ा दिक्कत होगा कि कहीं पर अगर गलत हो गया तो चेक करने में आपको दिक्कत होगा, इसीलिए आप कोशिश करें कि बिना टेबलर फॉर्म का ही बनावें। ओके स्टूडेंट, टाइम उतना ही लगना है,
थोड़ा बहुत टाइम का डिफरेंस हो सकता है, लेकिन टाइम उतना ही लगना है। तो इसमें क्या हम लोग देखें, F2 और F2, देखिए ये पॉजिटिव है, ये वाला पॉजिटिव है आपका, और एक नेगेटिव ये वाला था -1, तो हम लोग क्या लेंगे, F2 इंटू F2.5, ये भी नेगेटिव आ गया। इसका मतलब x1 का वैल्यू मैंने नेक्स्ट रूट का जो वैल्यू आएगा 2 + 2.5 डिवाइडेड बाई 2, यानी दोनों रूट्स को हम लोग ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.25 आया है। तो इसका वैल्यू F2.25 का वैल्यू फिर निकालेंगे, फिर पॉजिटिव आया है, पॉजिटिव आया है, और नेगेटिव किस पर था आपका, F2 पर था। तो इसका मतलब अगला जो रूट इटरेशन 3 में है F2 इंटू F2.5 2.25, ये नेगेटिव होगा। इसका मतलब फिर रूट्स लाई किस पर करेगा, 2 और 2.25, फिर दोनों को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो 2.125 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब मेरा x2 आया, दूसरा रूट्स आ गया इटरेशन 3 में। उसके बाद हम लोग F2.125 यानी जो रूट्स आया है x2 का, उसका वैल्यू निकाली, ये भी पॉजिटिव है, और नेगेटिव कौन वैल्यू, एक ही वैल्यू नेगेटिव आया हुआ F2 पर। इसका मतलब फिर रूट्स लाई किस पर करेगा, 2 और 2.125 पर लाई करेगा। देयरफॉर x3 का जो वैल्यू हो गया 2 + 2.125 डिवाइडेड बाई 2, यानी हो गया आपका 2.0625। ओके स्टूडेंट्स, फिर इसका वैल्यू देखिए निकालेंगे, 2.0625 का वैल्यू निकालिए। देखिए ये नेगेटिव आया आपका, ये नेगेटिव आया, और जस्ट उसके ऊपर F2.125 पॉजिटिव है। तो इसका मतलब इस बार जो हम लोग करेंगे तो लिखेंगे इस तरीके से, F2.125 इंटू F2.0625 लेस देन 0। इसका मतलब रूट्स लाइज बिटवीन 2.125 एंड 2.0625। देयरफॉर x4 का वैल्यू आएगा, देखिए एक पॉजिटिव था, एक नेगेटिव था, इसी के दोनों के बीच में लाई करेगा, इसीलिए दोनों को ऐड किए और 2 से डिवाइड किए, तो आपका आया है 2.09375। ओके स्टूडेंट्स, ये आपका x4 का वैल्यू निकला। तब हम लोग उसका वैल्यू देखिए, x4 का वैल्यू फाइंड आउट हो गया, तब फिर फंक्शन का वैल्यू x4 पर फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये भी नेगेटिव आया, और पॉजिटिव मेरा कौन आया हुआ है, देखिए F2.125 यानी 2.125 पर पॉजिटिव आया हुआ है, और इस पर नेगेटिव आया है। तो इस बार रूट्स कहाँ लाई करेगा, 2.125 एंड 2.09375। हम नेक्स्ट पेज में करते हैं इसको। देखिए मैं लिख रहा हूं इसको, F2.09375 इसका नेगेटिव आया है, इसका मतलब x5 क्या हो गया, इसका 2.09375 प्लस 2.125 डिवाइडेड बाई 2, और इसका वैल्यू आया है 2.10938। तो इटरेशन 5 में मेरा आ गया F2.10938, जो वैल्यू आया है उसका वैल्यू फाइंड आउट किए थे, पॉजिटिव आया है। और नेगेटिव कहां पर आया था आपका, नेगेटिव आया था आपका 2.09375 पर। तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और लेस देन 0 हम लोग वेरीफाई करेंगे। आप फिर लिखेंगे, दोनों रूट्स को ऐड करेंगे तो आपका आएगा 2.10156, और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे। फिर देखिए पॉजिटिव आया है, ये फिर पॉजिटिव आया है, तो नेगेटिव किस पर आएगा, 2.09375 पर नेगेटिव आएगा। तो फिर हम लोग इसका इटरेशन 7 में x7 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए, तो 2.09766 आया, और इसका वैल्यू, इसका जब फंक्शन का वैल्यू इस पॉइंट पर निकाले तो आया आपका 0.03471, ये भी पॉजिटिव है। नेगेटिव कहां पर आया हुआ है हम लोगों का, 2.09375 पर आया है। तो फिर इसका मतलब उसी के बीच में लाई करेगा, देखिए उसी के बीच में लाई किया, इसके और इसके बीच में लाई किया, इसीलिए फिर एक्सेट की जो वैल्यू की बात करेंगे 2.09570, और फिर इसका वैल्यू हम लोग फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। तो फिर पॉजिटिव आया है, इसका मतलब नेगेटिव कहां पर आ रहा है, 2.09375 पर। तो इसी वैल्यू को फिर से हम लोग ऐड करेंगे, देखिए यहाँ पर नेक्स्ट इटरेशन में इसी वैल्यू को हम लोग ऐड किए तो 2.09473 आया, और जब इसका वैल्यू निकाले तो फिर पॉजिटिव आया ये। तो इसका मतलब नेगेटिव वैल्यू कौन था आपका, नेगेटिव वैल्यू था 2.09375 पर। तो इसका मतलब ये दोनों के बीच में रूट लाई करेगा, तो उसको फिर किए तो आया 2.09424, और इस पर देखिए आपका नेगेटिव आ गया, इस पर देखिए आपका फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव आ गया। तब फिर हम लोग क्या करेंगे, पॉजिटिव कहां पर आया था आपका, पॉजिटिव आया था देखिए यहां पर 2.09473।
तो फिर इसका मतलब ये दोनों के बीच में लाई करेगा, तो लाई करेगा तो x11 निकाल लिए, x11 निकाल लिए तो देखिए 2.094485। अब हम लोग क्या करेंगे, इस रूट्स को और इस रूट्स को एक्सटेंड का जो रूट्स है इसको कंपेयर कर लेंगे। तो देखिए 2.094 यहां तक 3 डिजिट्स तक हम लोगों का सेम है। तो हम लोग कह सकते हैं हियर 2 कंसेक्यूटिव रूट्स x10 एंड x11 आर सेम फॉर 3 डेसिमल प्लेसेज। 3 डेसिमल प्लेसेज तक ये सेम है, इसीलिए हम लोग का करेक्ट रूट फॉर 3 डेसिमल प्लेसेज, करेक्ट टू 3 डेसिमल प्लेसेज हो जाएगा आपका 2.094485। ओके स्टूडेंट्स, यही हम लोग करेक्ट रूट्स लेंगे। इसी तरह से हम लोग का बाइसेक्शन मेथड सोल्व होता है। बाइसेक्शन मेथड क्वेश्चन लंबा होगा, लेकिन इस बार आने की पूरी संभावना है कि बाइसेक्शन मेथड से एक क्वेश्चन पूछा जाना चाहिए, या तो उसका कन्वर्जेंस से पूछे या तो उसका रूट्स फाइंड आउट करने के लिए पूछे। अब हम लोग एनदर टॉपिक्स लेते हैं। इसका एक ही क्वेश्चन मैं लिया हूँ, आपको कम से कम ये तो पता लग गया होगा कि किस तरीके से इसको सोल्व किया जाता है। लास्ट मिनट में यही बहुत अच्छा चीज़ है। अब देखिए दूसरा लिए है हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड। स्टूडेंट्स, कहीं पर भी न्यूटन्स मेथड लिखा हुआ हो और रूट्स फाइंड आउट करने की बात कर रहा है तो वो न्यूटन रैप्सन मेथड से ही फाइंड आउट करने की बात करेगा। और जहां पर आपको मिनिमाइजेशन की बात करेगा, वहां पर आप न्यूटन मेथड का यूज करेंगे। थोड़ा सा जो डिफरेंसेज है दोनों में, xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn f डैश xn है, ये आपका न्यूटन रैप्सन मेथड का फॉर्मूला है। लेकिन अगर न्यूटन मेथड की फॉर्मूला की बात करें तो वो है सिर्फ f डैश xn, यहाँ पर चेंजिंग है f डैश हो जाएगा और f डबल डैश हो जाएगा, और कोई चेंजिंग नहीं है, लेकिन ये मिनिमाइजेशन में काम आता है। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इस तरीके का क्वेश्चन अगर रहता है तो आप न्यूटन रैप्सन मेथड से बना सकते हो। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप बुक कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो हम लोग इसका न्यूटन रैप्सन मेथड का हम लोग 2 क्वेश्चन लिए हैं। तो न्यूटन रैप्सन मेथड का जो फॉर्मूला है आपका xn+1 इक्वल टू xn माइनस fxn डिवाइडेड बाई f डैश xn, और ये न्यूटन रैप्सन मेथड पावरफुल मेथड है। इससे सोल्यूशन बहुत जल्दी 2-3 स्टेप के अंदर सोल्यूशन इसका आ जाता है। जैसे पहला क्वेश्चन में लिया हूँ x³ माइनस 2x माइनस 5 इक्वल टू 0, यानी fx का वैल्यू है। तो पहले fx हम लोग लिख लिए x³ माइनस 2x माइनस 5, उसके बाद इसका हम लोग फर्स्ट डेरिवेटिव फाइंड आउट किए, मैंने f डैश x फाइंड आउट किए, तो 3x² माइनस 2 होगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग इसमें क्या करते हैं, इसमें हम लोग वो नहीं लेते हैं कि 2 वैल्यू x का लिए और उसको मल्टीप्लाई कर दिए फंक्शन का वैल्यू में लेस देन नेगेटिव आएगा तो ये लाई करेगा आपका वो दोनों पॉइंट पर। इसमें ऐसा नहीं करते हैं, इसमें हम लोग एक टेंडम ऐसी कोई भी वैल्यू एक ले लेते हैं जो नियरेस्ट वैल्यू हो रूट्स का नियरेस्ट वैल्यू हो, उसको सपोज कर लेते हैं। तो उसको जब सपोज कर लिए हैं, यहाँ पर देखिए x0 इक्वल टू 2, आप चाहें तो x0 इक्वल टू 0 भी ले सकते हैं, आप चाहें तो x0 इक्वल टू 2.5 भी ले सकते हैं, मैंने जो नियरेस्ट वैल्यू आएगा उसको आप ले सकते हैं। तो हम यहाँ पर लिए हैं x0 इक्वल टू 2, तो f2 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। देखिए xn का वैल्यू फाइंड आउट करना है तो f2 फाइंड किए, f'2 का वैल्यू फाइंड आउट कर लिए। उसके बाद न्यूटन रैप्सन मेथड से x1 का जो वैल्यू आएगा, x0 उस फॉर्मूला जो ऊपर लिखे उसमें किए हैं, x0 माइनस fx0 डिवाइडेड बाई f डैश x0। x0 का वैल्यू 2 लिए हैं, fx0 का वैल्यू मेरा -1 आया हुआ है और f डैश x0 का वैल्यू हम लोग का 10 आया हुआ है। तो यहाँ पर दोनों को पुट कर दिए तो 2 + 1/10 इक्वल टू 2.1, यानी x1 का वैल्यू आपका आ गया 2.1। सिमिलरली हम लोग फाइंड आउट कर लिए fx0 x1, फिर वही जो फंक्शन दोनों है fx1 का मतलब f2 2.1, तो इसका वैल्यू आया है 0.061। और देखिए f डैश x1 का वैल्यू आया है आपका 11.23। फिर हम लोग x2 का वैल्यू फाइंड आउट करने में लगे, x2 इक्वल टू x1 माइनस fx1 डिवाइडेड बाई f डैश x1, और सब दोनों का वैल्यू जब यहाँ पर पुट किए हम लोग तो 2.1 माइनस 0.061 डिवाइडेड बाई 11.23, तो ये आपका एक वैल्यू आया। ये x2 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, x2 का वैल्यू 2.09456। अब हम लोग fx2 फाइंड आउट कर लेंगे और f डैश x2 फाइंड आउट कर लेंगे। तो fx2 जो हम लोग का फंक्शन का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो 0.001 है और f डैश x2 का वैल्यू 11.16154 है।
तो हम लोग का x3 क्या होगा, x2 माइनस एफ x2 डिवाइडेड बाई एफ डैश x2। तो क्या हो जाएगा आपका, f2 का x2 का वैल्यू पुट किए, एफ x2 का वैल्यू पुट किए, एफ डैश x2 का वैल्यू पुट किए, तो आपका आएगा 2.09456। अब देखिए जो x2 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है और x2 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ, x3 का वैल्यू फाइंड आउट हुआ है, तो दोनों 0.945, देखिए 4 डिजिट तक ये सेम आ रहा है आपका। तो हम लोग क्या लिखेंगे, सिंस x2 इक्विवेलेंट का सिंबल है ये नॉट इक्वल टू, इक्विवेलेंट का सिंबल है x3, सो दैट करेक्ट रूट्स विल बी 2.09456। हम लोग यही करेक्ट वैल्यू लेंगे। आप देख लीजिए 3 स्टेप्स में न्यूटन रैप्सन मेथड आपका करेक्ट वैल्यू दे दिया। एक क्वेश्चन और मैं न्यूटन रैप्सन मेथड पर लिया हूं नेक्स्ट पेज में। देखिए न्यूटन रैप्सन मेथड का आपका एक फिर है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0। देखिए यहाँ पर जहाँ पर साइनिक फंक्शन आ जाता है या कोसाइनिक फंक्शन आ जाता है, ट्रिग्नोमेट्री का कोई भी फंक्शन आता है, तो अपना कैलकुलेटर को आप रेडियन मोड में रखेंगे, आप डिग्री मोड में कदापि नहीं रखेंगे। डिग्री मोड में रखने से आपका आंसर गलत आएगा, क्योंकि जब डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन की बात किया जाता है तो वो रेडियन मोड में रहता है, मैंने रेडियन में रहता है। एक्स जो डिग्री आता है, जो डिग्री में नहीं रहता है बल्कि एंगल रेडियन में रहता है। इसीलिए आप ध्यान देखेंगे कि कैलकुलेटर को आपको रेडियन मोड में ही रखना है। डिग्री मोड में रखेंगे तो आपका आंसर गलत होगा। यहाँ पर देखिए एफ एक्स दिया हुआ है 3x माइनस कॉस एक्स माइनस 1, और तब इसका डिफ्रेंसिएशन 3x का डिफ्रेंसिएशन 3 होगा, और कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन एक्स, तो माइनस माइनस प्लस साइन एक्स हो गया। अब हम लोग एक्स नोट को यहाँ पर 0 सपोज कर लिए हैं, यहाँ पर एक्स नोट को 0 सपोज कर लिए हैं, तो एफ 0 का वैल्यू देखिए 0 माइनस कॉस 0 रेडियन होगा ये माइनस 1 इक्वल टू माइनस 2 हुआ, क्योंकि कॉस 0 का वैल्यू 1 होता है, तो माइनस 1 माइनस 1 माइनस 2 हो गया। एफ डैश 0 का वैल्यू कितना होगा, जब डिफ्रेंसिएशन करें 3 प्लस साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, इसीलिए इसका वैल्यू 3 हो गया। अब न्यूटन रैप्सन मेथड हम लोगों को क्या कहता है, x1 इक्वल टू एक्स नोट माइनस एफ एक्स नोट डिवाइडेड बाई एफ डैश एक्स नोट, यानी 0 माइनस एफ 0 डिवाइडेड बाई एफ डैश 0। तो वैल्यू जब हम लोग पुट करेंगे तो 0.6667 आएगा, यानी x1 का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट हो गया। अब एफ x1 फाइंड आउट करेंगे, फिर अब एक एफ x1 और एफ डैश x1। तो x1 जहां पर x1 वहां पर 0 लिए थे, यहां पर आपका 0.667, तो आपका वैल्यू आएगा 0.2142, और एफ डैश x1 का वैल्यू आएगा 3.6184। तब हम लोग अब फिर न्यूटन रैप्सन मेथड में रखेंगे, तो x2 का वैल्यू रखेंगे, तो x2 का वैल्यू रखेंगे तो यहाँ पर x1 आएगा माइनस एफ x1 आएगा डिवाइडेड बाई एफ डैश x1 आएगा, तो उसका वैल्यू यहाँ पर हम लोग रख दिए हैं, तो आया इसका वैल्यू 0.6075, x2 का वैल्यू आ गया। अब फिर हम लोग एफ x2 फाइंड आउट करेंगे, तो उसका वैल्यू देखिए आया है 0.0014। फिर एफ डैश x2 फाइंड आउट करेंगे, तो उसका वैल्यू आया है 3.5708। जो स्टार्टिंग में हम लोग जो डिफ्रेंशिएट करके लिखे हैं, जो फंक्शन आपका लिखे हैं एफ एक्स और एफ डैश एक्स, आप इसी में वैल्यू पुट करेंगे, इसी यही दोनों में इक्वेशन में हम लोग को वैल्यू पुट करना है, और किसी में नहीं पुट करना है हम लोग को। अब हम लोग का x3 की जो बात करेंगे हम लोग, यहाँ पर देखिए x3 का वैल्यू पॉइंट यहाँ पर जब रखे हैं तो 0.6071 आया। जब एफ x3 की बात करेंगे तो इसका वैल्यू देखिए 0 आ रहा है। इसका मतलब जो x4 फाइंड आउट करेंगे, ये वाला जो टर्म आएगा 0 आ जाएगा, माने जैसे ही एफ x3 का वैल्यू 0 आया, इसका मतलब ये टर्म आपका नहीं होगा, यानी यही जो रूट्स है आपका यही रिपीट हो जाएगा, यानी 0.6071। देखिए x4 का वैल्यू निकला और x3 का वैल्यू भी वही है आपका, यानी x3 इक्वल टू x4 नॉट इक्विवेलेंट, बल्कि x3 और x4 इक्वल हो गया। हेंस द करेक्ट रूट्स इज इक्वल टू करेक्ट रूट x इज इक्वल टू 0.6071। यही आपका जो गिवन इक्वेशन है उसका सॉल्यूशन हुआ। ओके स्टूडेंट्स, न्यूटन रैप्सन मेथड वेरी फास्ट मेथड है। कभी कभी आपको न्यूटन रैप्सन मेथड से फाइंड आउट करने के लिए आएगा x इज इक्वल टू, कहेगा कि √20 का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो आप इस तरीके का वैल्यू रहेगा, इस तरीके का क्वेश्चन अगर जो रहेगा फाइंड द वैल्यू ऑफ √20, तो आप लिखेंगे x इक्वल टू √20, देयरफॉर x स्क्वायर माइनस 20 इक्वल टू 0। फिर आप इसको सपोज कर लेंगे एफ x इज इक्वल टू
एक्स स्क्वायर माइनस 20। आप इसी तरह से सोल्व करेंगे तो इसका एफ डैश कितना हो जाएगा, एफ डैश एक्स कितना हो जाएगा 2x। और बाकी आप उसी तरह से जैसे हम लोग न्यूटन रैप्सन मेथड किए हैं उसी तरह से आप रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। कभी कभी ऐसा छोटा क्वेश्चन पूछता है, लेकिन मुझे लगता ही नहीं कि ऐसा पूछेगा। इस बार जैसे मिड टर्म में पूछ दिया है ऐसा क्वेश्चन, तो पूछ सकता है, आपको कोई भी मेथड से पूछ सकता है। हम अब नेक्स्ट मेथड लेते हैं, सेकेंड मेथड। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है इसमें, फाइंड द रियल रूट ऑफ द फंक्शन एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 इक्वल टू 0 इन द इंटरवल 0 1 बाय परफॉर्मिंग सेकेंड मेथड। आपको मेथड स्पेसिफाई कर देगा अप टू 4 स्टेप्स। यहाँ पर अप टू 4 स्टेप ना भी लिखे तो आपको जितने स्टेप में इसका सोल्यूशन होगा आप उतने स्टेप में देखेंगे कि लास्ट जो 2 सक्सेसिव जो रूट्स है वो इक्विवेलेंट आना चाहिए। अगर इक्विवेलेंट आया है तब आपका वो डेट इज योर आंसर। ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देखते हैं इसको कैसे करेंगे। यहाँ पर गिवन है एफ एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1। अब एक्स नोट सपोज कर लेते हैं 0, ये तो आपकी मर्जी है, और x1 सपोज कर लेते हैं यहाँ पर 1, तो f0 का वैल्यू 1 आया और f1 का वैल्यू -3 आया। अब हम लोग सेकेंड मेथड क्या कहता है, xn प्लस 1 इक्वल टू xn माइनस xn माइनस 1 डिवाइडेड बाई fxn माइनस fxn। देखिए सेकेंड fxn है, यानी सेकेंड मेथड का जो फॉर्मूला है f xn माइनस n प्लस 1 xn माइनस xn माइनस xn माइनस 1 ब्रैकेट आप ले लीजिएगा fxn डिवाइडेड बाई fxn माइनस fxn माइनस 1। आपको याद रखने का सिंपल तरीका, यहाँ पर xn है तो यहाँ पर fxn है, यहाँ पर n माइनस 1 है तो यहाँ पर fxn माइनस 1 है इंटू fxn, यानी ये जो वैल्यू आएगा वही आएगा। तो पहला देखिए हम लोग x2 फाइंड आउट करेंगे, x0 ले चुके हैं 0, x1 ले चुके हैं 1, तो इसके बाद x2 आएगा। इसमें हम लोग नेगेटिव पॉजिटिव की बात नहीं करेंगे कि x2 का वैल्यू नेगेटिव, fx2 का वैल्यू नेगेटिव आ गया, fx1 का वैल्यू नेगेटिव आ गया तो क्या रूट्स उसके बीच में लाई करेगा या ना करेगा, इसकी बात हम लोग नहीं करेंगे। हम लोग x2 लेंगे तो x1 आएगा और x1 माइनस x0 और fx1 माइनस fx0 इंटू fx1। इसी में हम लोग वैल्यू पुट कर दिए हैं क्या, x2 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए n का वैल्यू हम लोग 1 लिए हैं, तो आपका ये आया। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका 1 माइनस 0 माइनस 3 अपॉन माइनस 3 माइनस 1, यानी जो वैल्यू यहाँ पर हम लोग फाइंड आउट किए हैं, ये दोनों वैल्यू किए हैं, वही दोनों वैल्यू को इसमें पुट किए हैं, तो 0.25 है। अब हम लोग फिर फाइंड आउट कर लेंगे fx2, यानी डेट मीन्स f 0.25 का वैल्यू, तो वो आया है आपका माइनस, ये फंक्शन में ही रखेंगे, जो फंक्शन हम लोगों को गिवन है ना उसमें ही रखेंगे, एक्स क्यू माइनस 5x प्लस 1 में, तो माइनस 0.234। ओके स्टूडेंट्स, अब आपका x3 का जो वैल्यू आएगा x2 माइनस x1 डिवाइडेड बाई fx2 माइनस fx1 इंटू fx2, और जब सभी का वैल्यू रखेंगे x2 x1 और fx2 और fx1 का जो वैल्यू रखेंगे तो आपका आएगा ये आएगा। देखिए ये वाला कैलकुलेशन लिख दिए हैं, उसके बाद x3 का वैल्यू x3 0.18644 आया है, और फिर साथ साथ ही आप फाइंड आउट कर लेंगे fx3, तो fx3 का वैल्यू देखिए आया है 0.18644, इतना आया है। आप चाहें तो स्टूडेंट्स इसको इटरेशन के फॉर्म में भी आप लिख सकते हैं कि इटरेशन नंबर 1, इटरेशन नंबर 2, इटरेशन नंबर 3 लिख सकते हैं आप, लेकिन डायरेक्ट भी लिखेंगे कोई बात नहीं है। तो अब x4 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट करेंगे, तो x4 का वैल्यू भी सिमिलर मेथड से हम लोग फाइंड आउट किए तो 0.20174 आया, और फिर x4 का वैल्यू आ गया तो fx4 फाइंड आउट कर लेंगे तो माइनस 0.00049। ये जो आपका आ रहा है, आपका जो पॉइंट के बाद जो 3 जीरो आ रहा है, इसका मतलब अब रूट्स मेरा कन्वर्ज करने के लिए जा रहा है, यानी रूट्स लगभग फाइंड आउट होने के लिए जा रहा है। इससे भी पता लगता है कि जितना ये जो फंक्शन का वैल्यू जितना छोटा आएगा एब्सोल्यूट वैल्यू, उतना जल्दी इसका रिजल्ट आने वाला है। तो हम लोग x5 फाइंड आउट करेंगे 0.20174, ऊपर कई तरीका से करेंगे तो आपका वैल्यू इसका आया है 0.20164। तो देखिए यहाँ पर x5 का जो वैल्यू है, यहाँ पर x5 का और x4 का वैल्यू आपका 3 डेसिमल प्लेस तक मैंने 0.201, यहाँ पर 0.201 तक सेम है, यानी x4 और x5 दोनों क्या है आपका सिमिलर है, अप्रोक्सीमेट इक्वल है। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस द रिक्वायर्ड रूट x इज इक्वल टू 0.20164 होगा, यानी इसका हम लोग का बाइसेक्शन मेथड से इसी तरह से निकलता है। तो हम लोग 3 मेथड अभी तक किए,
एक बाइसेक्शन मेथड, ये सेकेंड मेथड था, बाइसेक्शन मेथड किए, न्यूटन रैप्सन मेथड किए और सेकेंड मेथड किए। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट पेज में हम नेक्स्ट थिंग्स करते हैं। ओके स्टूडेंट्स, देखिए स्टूडेंट्स, यूनिट 1 का 3 मेथड हम लोग कर चुके हैं, बाइसेक्शन, न्यूटन मेथड्स एंड सेकेंड मेथड, मैंने न्यूटन रैप्सन मेथड। इसका कन्वर्जेंस भी आने की संभावना है। न्यूटन रैप्सन मेथड का कन्वर्जेंस आ चुका है, तो मेरे विचार से संभावना है आपका कन्वर्जेंस या तो सेकेंड का आ जाए या तो बाइसेक्शन का आएगा। सेकेंड का आने की ज़्यादा इसलिए संभावना है कि बाइसेक्शन थोड़ा सा इजी है, लेकिन ये जो कन्वर्जेंस है हम लोग बाद में करेंगे। उससे पहले हम लोग चाहते हैं अनकंस्ट्रेंड वन वेरिएबल फंक्शन मिनिमाइजेशन बाय फिबोनाची मेथड। फिबोनाची मेथड तो आ चुका है 2024 में, तो मेरे विचार से इसकी संभावना कम है क्योंकि मिड टर्म में भी ये आ चुका है। हम लोग करेंगे आज गोल्डन सेक्शन फार्मूला, न्यूटन मेथड्स एंड स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। नेडलर का आज तक कोई क्वेश्चन नहीं आया है, नेडलर का क्वेश्चन हम नहीं देखें कि कोई आया हुआ है, इसीलिए हम लोग करेंगे गोल्डन सर्च, न्यूटन मेथड एंड स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड। उसके बाद सेकेंड यूनिट, पहले यूनिट 1 में हम लोग इतना करेंगे, फिर देखेंगे कि सेकेंड यूनिट में हम लोग को क्या क्या करना है। ओके स्टूडेंट्स, तब स्टार्ट करते हैं हम लोग गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड से। देखिए गोल्डन सेक्शन सर्च आपको पता ही, जो एल्गोरिथम है वो पता ही होगा। अगर नहीं पता है तो मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए, उसमें लिखा हुआ है सारा डिटेल। इसमें टू फाइंड द मिनिमम ऑफ द फंक्शन fx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 इन द इंटरवल 0-5 बाय गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड। यहाँ गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड यानी 3 मेथड से यहाँ पर होगा, लेकिन गोल्डन सेक्शन सर्च मेथड से करने के लिए बोल रहा है। ये न्यूटन मेथड से भी हम लोग करेंगे। अब यहाँ पर देखिए लेट एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, यानी एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1, डैट मीन्स जो टॉलरेंस है उसको हम लोग 1 सपोज कर लिए हैं, क्योंकि इसमें गिवन नहीं है टॉलरेंस आपका। ए को हम लोग कहते हैं लोअर बाउंड और बी को कहते हैं हम लोग अपर बाउंड। ओके स्टूडेंट्स, एप्सिलॉन इज इक्वल टू 1 जो स्मॉल टॉलरेंस की बात करता है ये। अब यहाँ पर कैलकुलेशन ऑफ 2 इंटीरियर पॉइंट, पहले 2 इंटीरियर पॉइंट का जो कैलकुलेशन हम लोग करते हैं, x1 इज इक्वल टू फार्मूला इसमें होता है b माइनस रो b माइनस ए। आप मेथड एल्गोरिथम देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि मैं क्या लिखा हूँ, रो क्या लिखा हूँ, x1 क्या लिखा हूँ, और x2 इजकल टू होता है a प्लस रो b माइनस ए। ओके स्टूडेंट्स, और रो का जो वैल्यू होता है आपका 0.618, रो का वैल्यू होता है 0.618, रो का वैल्यू होता है 0.618। इसमें सबसे पहले हम लोग को नोट डाउन करना है कि अगर fx1 लेस देन fx2 होता है तो मिनिमम वैल्यू हम लोग को a और x2 के बीच में लाई करेगा, और इसमें न्यू x2 का जो वैल्यू आएगा ओल्ड x1 के इक्वल आएगा। ओल्ड x1 कहाँ से लेंगे हम लोग? प्रीवियस इटरेशन से। ओल्ड x1 प्रीवियस इटरेशन से लेंगे, और अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 होगा तो मिनिमम वैल्यू आपका x और b के, x1 और b के बीच में लाई करेगा। यहाँ पर न्यू x1 का जो वैल्यू आएगा ओल्ड x2 के इक्वल आएगा। ये ध्यान रखेंगे, इसमें हम थोड़ा सा रिवाइज करा दिए हैं कि इस तरीके से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग इसका इटरेशन 1 बनाते हैं। तो fx दिया हुआ है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5, a इजकल टू 0, b इजकल टू 5। सपोज कि इंटरवल गिवन है हम लोगों का, यहाँ पर देखिए इंटरवल गिवन है आपका 0 और 5 के बीच में, तो इसको हम लोग a मान लिए और इसको हम लोग b मान लिए। तो यहाँ पर a इक्वल टू 0 हो गया और b इक्वल टू 5 हो गया, और रो कितना दिया हुआ है, ये देयरफॉर नहीं है, ये देयरफॉर नहीं है, रो इक्वल टू दिया हुआ है 0.618। तब हम लोग पहले x1 निकालेंगे, जो हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे x1 का और x2 का, दोनों का वैल्यू निकालेंगे x1 और x2 का गिवन फॉर्मूला से। तो b माइनस रो b माइनस ए होता है, b माइनस रो ब्रैकेट b माइनस ए। तो हम लोग b का, रो का और a का वैल्यू लिखे हैं, तो आया है इसका वैल्यू 1.91, x1 का वैल्यू आ गया। फिर आपका सिमिलरली a प्लस रो b माइनस ए से आपका x2 का वैल्यू आएगा। उसके बाद हम लोग क्या करते हैं, fx1 फाइंड आउट करते हैं। उसके बाद हम लोग fx1 फाइंड आउट करते हैं, और fx1 का वैल्यू कितना आएगा आपका, हम लोग फंक्शन में पुट कर देते हैं। मेरा फंक्शन है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5,
एफ एक्स का वैल्यू, उसमें जब रखिएगा तो 1.0081 आएगा और x2 का वैल्यू 2.1881 आएगा। इसका मतलब एफ एक्स वन, यहाँ पर एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू है। जब एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू होगा तो मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाइज बिटवीन ए एंड एक्स टू। देखिए यहाँ से देखिए मिनिमम वैल्यू लाइज ए एंड एक्स टू, ए और एक्स टू के बीच में लाई करेगा। दैट इज आवर न्यू इंटरवल हो जाएगा जीरो। ए का वैल्यू जीरो था हम लोगों का, देखिए ए का वैल्यू हम लोग को जीरो लिए हैं और x2 का वैल्यू हम लोगों का फाइंड आउट हुआ है 3.09। देखिए x2 का वैल्यू 3.09। तो ये मेरा फर्स्ट इटरेशन हुआ। उसके बाद अब देखते हैं सेकेंड इटरेशन हम लोग कैसे स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर सेकेंड इटरेशन के लिए a 0 हुआ और b 3.09, a 0 हुआ, b 3.09 हुआ। लेंथ ऑफ द इंटरवल होगा, लेंथ ऑफ इंटरवल हमेशा फाइंड आउट करना है, इसीलिए कि लेंथ ऑफ इंटरवल 1 से लेस होनी चाहिए। अगर 1 से लेस जहां पर होगा दैट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। यहां पर देखिए b माइनस ए निकाले, लेंथ ऑफ इंटरवल निकलता है अपर लिमिट अपर बाउंड माइनस लोअर बाउंड, तो 3.09 हो गया जो ग्रेटर देन 1 से ग्रेटर है, इसीलिए यहां पर करेंट आंसर नहीं होगा। यहां पर जो रिक्वायर्ड जो आंसर है हम लोग का वो नहीं होगा, तो हम लोग स्टेप को आगे बढ़ाएंगे। तब हम लोग का न्यू x2 कितना होगा, ओल्ड x1 के इक्वल। देखिए यहाँ पर हम लोग लिखे थे जब एफ एक्स वन लेस देन एफ एक्स टू तो न्यू x2 इक्वल टू ओल्ड x1। ओल्ड x1 माने ओल्ड इटरेशन में, माने इटरेशन 1 में जो x1 का वैल्यू होगा वही होगा। इटरेशन 1 में x1 का वैल्यू देखिए 1.91 है, 1.91 है, तो यही वैल्यू यहाँ पर x2 का होगा। x2 का वैल्यू 1.91 और f 1.91 का वैल्यू भी हम लोग फाइंड आउट कर चुके थे, तो वो था 1.0081। अब हम लोग x1 का वैल्यू उस फॉर्मूला से निकालेंगे, b माइनस रो b माइनस ए, तो इसका वैल्यू आएगा आपका 1.18038 और जब एफ x1 का वैल्यू आप फाइंड आउट करोगे तब आएगा 1.767178। यहां पर देखिए क्या आ रहा है आपका एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2, एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2, तो आपका मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स लाइज इन x1b में लाई करेगा और न्यू इंटरवल आपका हो जाएगा x1 का वैल्यू 1.18038 है और b का वैल्यू 3.09 है। देखिए न्यू इंटरवल्स आपका हो गया 1.18038 और 3.09, तो इसको हम लोग a मान लेंगे, इसको हम लोग b मान लेंगे। तो देखिए इसको a मान लिए, इसको b मान लिए। अब लेंथ ऑफ इंटरवल में b माइनस ए करेंगे, जब b माइनस ए करेंगे तो मेरा 1.90962 आया जो कि लेस देन ग्रेटर देन 1 है, 1 से लेस हो नहीं है, इसीलिए फर्दर फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। कैसे, देखिए न्यू x1 का वैल्यू यहाँ पर क्या था आपका एफ x1 ग्रेटर देन एफ x2, तो न्यू x1 का वैल्यू ओल्ड x2 के इक्वल होगा और ओल्ड x2 क्या था इसमें, ओल्ड x2 जो आपका था, x2 का जो वैल्यू फाइंड आउट किए थे हम लोग वो था आपका 1.91 हम लोग का ओल्ड x2 का जो वैल्यू था हम लोग का। ओके स्टूडेंट्स, अब एफ x1 इक्वल टू कितना होगा 1.0081 ऑलरेडी निकाला हुआ है हम लोग का। अब x2 का वैल्यू की बात करेंगे हम लोग, x2 का वैल्यू की बात करेंगे तो कितना हो जाएगा a प्लस रो b माइनस ए में हम लोग पुट करेंगे, b का वैल्यू, a का वैल्यू और रो का वैल्यू। रो का वैल्यू हमेशा फिक्स ही रहेगा 0.618, तो इसका वैल्यू x2 का वैल्यू 2.36053 आया। अब फिर एफ x2 फाइंड आउट करेंगे। देखिए रूल आपका एक ही तरह का मेथड है, एफ x2 फाइंड आउट करेंगे तो 1.12998 आया। फिर यहाँ पर देखिए एफ x1 लेस देन एफ x2 है, तब फिर मिनिमम वैल्यू हम लोगों का एफ एक्स लाइज इन a एंड x2, तो आपका न्यू इंटरवल हो जाएगा 1.18038 2.36053 और तब अब इसको इटरेशन 4 में लेंगे हम लोग, a इक्वल टू 1.18038 और b इक्वल टू 2.36053। लेंथ ऑफ इंटरवल फिर आ गया आपका 1.18015 जो अभी भी 1 से ग्रेटर है, इसका मतलब आगे इटरेशन हम लोगों का चलेगा। आगे इटरेशन देखिए सिमिलर हम लोग लिए हैं, आपका लिए न्यू x2 फाइंड आउट किए हैं, फिर एफ x1 फाइंड आउट, यहाँ पर एफ x1 फाइंड आउट किए हैं, फिर देखिए यहाँ पर सिमिलर प्रोसेस से गए हैं जैसे आप पहले कर चुके हैं, तो एफ x1 तक निकाल लिए। अब देख ले हैं एफ x1 और एफ x2, एफ x2 है आपका एफ x1, इसमें से कौन बड़ा है, तो एफ x1
यहाँ पर fx2 ग्रेटर देन fx1 यानी fx1 लेस देन fx2 की बात कर रहा है। यहाँ पर देखिए अगला स्टेप, यहाँ पर देखिए fx1 ग्रेटर देन fx2। अगर fx1 ग्रेटर देन fx2 है तो आपका मिनिमम वैल्यू x1 और b में लाई करेगा, और b का वैल्यू 2.36053 है और x1 का वैल्यू 1.6320 के इक्वल है। तो लेंथ ऑफ इंटरवल क्या हो जाएगा आपका b माइनस ए। तो जब b माइनस ए लिखिए 0.72933, देखिए यहाँ पर एप्सिलॉन से लेस हो गया, इसका मतलब यही मेरा करेंट आंसर होगा, रिक्वायर्ड आंसर होगा। तो हेंस द मिनिमम वैल्यू ऑफ एपेक्स लाइज इन 1.6320 एंड 2.36053, इसके बीच में लाई करेगा। लेकिन जब भी हम लोग फाइनल आंसर की जो बात करेंगे तो इसका एवरेज लेंगे हम लोग। तो एवरेज लेंगे मैंने दिस प्लस दिस डिवाइडेड बाई 2, तो कितना हो जाएगा 1.99627 मिनिमम वैल्यू ऑफ एपेक्स एट दिस। और मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा आपका, मिनिमम वैल्यू क्या हो जाएगा, यहां पर मिनिमम वैल्यू नहीं है बल्कि मिनिमम वैल्यू ऑफ एपेक्स एट एक्स का वैल्यू निकाला हुआ है, ये एक्स का वैल्यू निकाला हुआ है। अब इस एक्स का वैल्यू हम लोग गिवन फंक्शन जो है आपका एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 5 में जब डालेंगे तो मिनिमम वैल्यू ये आएगा 1.00001, यानी मिनिमम वैल्यू ये है मेरा, ये आपका एक्स का वैल्यू है जो अप्रोक्सीमेट 2 के इक्वल होगा, वहीं पर इसका वैल्यू मिनिमम होगा। ओके स्टूडेंट, शायद समझ में आया होगा। उसके बाद अब हम लोग देखें, अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ज़्यादा डिटेल में हम लोग या धीरे धीरे हम बताए हैं लिख करके, मेरा प्रीवियस वीडियो में आप देखेंगे तो आपको पता लग जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पर स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड की बात की है हम लोग, उसका गोल्डन सेक्शन सर्च फार्मूला, गोल्डन सेक्शन सर्च फार्मूला हम लोग कर लिए। अब स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड की बात करते हैं। इसमें है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ, यहाँ पर दो वेरिएबल का रहेगा, एक x1 वेरिएबल है, एक x2 वेरिएबल्स है। तो x1 माइनस x2 प्लस 2x1 स्क्वायर प्लस 2x1 x2 प्लस x2 स्क्वायर यूजिंग स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड टेकिंग स्टार्टिंग पॉइंट 0 0। यहाँ पर 0 0 मेरा स्टार्टिंग पॉइंट है। ओके स्टूडेंट्स, अगर स्टूडेंट्स आप लोगों को इसका जो वन शॉट जो हम लोग बना रहे हैं तो आप इसका पीडीएफ फॉर्म में आप पीडीएफ ले सकते हैं कुछ नॉमिनल प्राइस दे करके, यानी कुछ आप पे करके इसका पीडीएफ आप ले सकते हैं, मैं भेज दूंगा। आप मेरा जो मोबाइल नंबर है, आपका मोबाइल नंबर मैं लिखा हुआ, या इंस्टाग्राम पर आप कंसल्ट कर सकते हैं, मैथ मास्टर ट्यूटरिंग, मैथ मास्टर ट्यूटरिंग के नाम से मेरा इंस्टाग्राम पर भी चैनल है, आप उस पर से कंसल्ट कर सकते हैं कि मुझे चाहिए। या अगर उससे नहीं करना चाहते हैं तो मेरा जो एक नंबर है 8700130178, ये मेरा मोबाइल नंबर है, आप इस पर कंसल्ट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आप इस पर भी कंसल्ट कर सकते हैं, तो मैं आपको पीडीएफ भेज दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, अब फाइंड द मिनिमम वैल्यू अब यहाँ पर निकालना है। इसमें करते हैं क्या हम लोग स्टीपेस्ट डिसेंट मेथड्स में कि डिफरेंशिएटिंग वन पार्शियली विथ रिस्पेक्ट टू x1 एंड x2, x1 और x2 को पहले पार्शियली डिफरेंशिएट कर दीजिए तो आपका डेल x1 निकलेगा। अगर x1 के रिस्पेक्ट में हम लोग फंक्शन को डिफरेंशिएट करते हैं तो x2 ट्रीट एज ए कांस्टेंट, मैंने x2 कांस्टेंट की तरह ट्रीट होगा आपका। तो इसका डिफरेंशिएशन 1 x1 का, इस x2 का 0, 2x1 स्क्वायर का 4x1 और 2x1 x2 का हम लोगों का 2x2 आएगा। सिमिलरली डेल एफ अपॉन डेल x2, इसमें x1 कांस्टेंट हो जाएगा तो -1 प्लस 2x1 प्लस 2x2 होगा। और जब हम डबल डेरिवेटिव्स करेंगे इसका तो ये होगा 4, और इसका डबल डेरिवेटिव्स करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 2, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x2 स्क्वायर। और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल x1 डेल x2 का जो वैल्यू आएगा वो 2 आएगा, क्योंकि हम लोग इस फंक्शन को हम लोग डिफरेंशिएट कर दिए विथ रिस्पेक्ट टू x1। अब हम लोग हेसियन मैट्रिक्स फाइंड आउट करते हैं, और हेसियन मैट्रिक्स का जो फॉर्मूला है मैट्रिसेज
डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वन स्क्वायर, डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स वन डेल एक्स टू, और डेल स्क्वायर एफ डेल एक्स टू और डेल एक्स वन, और डेल स्क्वायर एफ अपॉन डेल एक्स टू स्क्वायर। आप एक चीज़ और ध्यान देंगे, डेल स्क्वायर एफ एक्स टू एक्स वन और डेल स्क्वायर एफ एक्स वन एक्स टू दोनों का वैल्यू इक्वल होता है, इसीलिए सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर रख दिए 4 2 2 2। ये आपका हेसियन मैट्रिक्स हुआ। उसके बाद हम लोग फाइंड आउट करते हैं ग्रेडियंट ऑफ एक्स। नाउ टू फाइंड ग्रेडियंट ऑफ एक्स, और ग्रेडियंट ऑफ एक्स आप लोग जानते होंगे कि डेल एफ होता है। ग्रेडियंट ऑफ एक्स डेल एफ होता है, और डेल एफ का जो वैल्यू होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन अपॉन डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स वन आपका दिया हुआ है 1 प्लस 4x1 प्लस 2x2, और डेल एफ अपॉन डेल एक्स टू दिया हुआ है आपका, यहाँ पर से जो डिफ्रेंशिएट किए थे हम लोग, ये डिफ्रेंशिएट किए थे, यही डिफ्रेंशिएशन को हम लोग यहाँ पर नोट डाउन कर रहे हैं। तो -1 प्लस 2x1 प्लस 2x2, इक्वेशन 1 इसको सपोज कर लेंगे। इटरेशन वन में हम लोग जब लेंगे इसका तो 3 स्टेप में जाता है। ये फर्स्ट आता है कि फाइंड द सर्च डायरेक्शन ऑफ S1 एट x1 0 0। इनिशियल वैल्यू जो हम लोग लिए हैं, पॉइंट लिए हैं 0 0 पर लिए हैं, तो इस पर हम लोग पहले S1 का वैल्यू फाइंड आउट करते हैं, जो सर्च डायरेक्शन है, इसका एल्गोरिथम में कहता है। तो S1 इजकल टू माइनस डेल एफ x1। डेल एफ x1 का मतलब ये डेल एफ x1 की जो बात कर रहे हैं, तो डेल एफ x1 कहाँ से निकलेगा आपका, यहाँ से निकलेगा वैल्यू। देखिए इसका जो वैल्यू डेल एफ x1 की जो बात कर रहे हैं, यहाँ से वैल्यू निकलेगा। तो यहाँ पर क्या पुट करेंगे आप 1, वहाँ पर x1 0 और x2 0, तो वैल्यू आ जाएगा 1 और -1। तो इसीलिए लिखे हैं डेल एफ x1 का वैल्यू, माइनस तो बाहर है 1 और -1। तो यहाँ पर माइनस साइन से जब मल्टीप्लाई करते हैं मैट्रिक्स में, तो दोनों ही एलिमेंट यानी जितने एलिमेंट मैट्रिक्स के अंदर में रहेगा सभी मल्टीप्लाई हो जाते हैं। तो ये -1 और 1 हो गया। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिख दिए हम। इसलिए इसका स्टेप 2 कहता है कि कंप्यूट लैम्डा आई इन द डायरेक्शन ऑफ S1, डायरेक्शन ऑफ SI, यानी लैम्डा आई का वैल्यू फाइंड आउट कीजिए इन द डायरेक्शन ऑफ SI। अब हम लोग पहले लैम्डा 1 फाइंड आउट कर रहे हैं एट x1 इक्वल टू 0 0। तो इसके लिए एक फॉर्मूला है आपका, लैम्डा 1 इजकल टू S1t, टी का मतलब ट्रांसपोज, S1 अपॉन S1 ट्रांसपोज हेसियन मैट्रिक्स S1। अब इसमें सभी का वैल्यू हम लोग रख देते हैं। तो S1 का वैल्यू आपका कितना है, S1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर है -1 और 1, तो -1 और 1 t लिख दिए, और यहाँ पर S1 का वैल्यू -1 और 1 लिखिए। यहाँ पर ट्रांसपोज लिखा हुआ, यहाँ पर विदाउट ट्रांसपोज है, और यहाँ पर सब जगह वैल्यू हम लोग पुट कर दिए। तो इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो ऑल रो का एलिमेंट कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा। जब कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगा तो -1 1 होगा, और ये -1 1 होगा, और दोनों को हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई करके यहाँ लिखेंगे। ये फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, और एक ही रो है, एक कॉलम है इसको, तो आराम से 1 + 1 लिख सकते हैं हम लोग। -1 × 1 1, 1 × 1 1, तो 1 + 1 हो गया 2। और डिनोमिनेटर में भी हम लोग इसी तरह से इसको और इसको पहले मल्टीप्लाई किए, तो लिखेंगे -4 + 2 -2 + 2, तो ये क्या वैल्यू आएगा -2 और 0, और नॉमिनेटर में आएगा 2 आएगा, और -1 और 1, और -1 और 1 है तो इसको भी हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/2 आएगा, यानी लैम्डा 1 का वैल्यू 1 आएगा। तो लैम्डा 1 का वैल्यू 1 आएगा, तो हम लोग क्या फाइंड आउट कर लेते हैं, x2 फाइंड आउट कर लेते हैं, x1 प्लस लैम्डा 1 S1 0 0 प्लस x1 का वैल्यू 0 0 है आपका गिवन है, लैम्डा 1 का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1, और S1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है, यहाँ पर S1 का वैल्यू देखिए यहाँ पर दिया हुआ है -1 और 1, तो -1 और 1 यहाँ पर रखें, तो फाइनली आपका होगा -1 और 1, किसका वैल्यू, x2 का वैल्यू आएगा। अब देखते हैं इसका नेक्स्ट पेज में हम लोग स्टेप 3 में करते हैं हम लोग चेक द ऑप्टिमलिटी, यानी ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन है या नहीं। यहाँ पर इस स्टेज में x2 का जो वैल्यू आया वो ऑप्टिमल है या नहीं, वो चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं हम लोग, डेल्टा एफ x2 फाइंड आउट करते हैं, और यहाँ पर एफ x2 कहाँ से फाइंड आउट करेंगे हम लोग, x1 का वैल्यू -1 और x2 का वैल्यू 1 रखेंगे। किसमें, इस फंक्शन में जो हम लोग डेल्टा एफ निकालते हैं, ग्रेडियंट ऑफ एफ जो फाइंड आउट किए थे उसमें हम लोग रखेंगे। x1 का वैल्यू -1, x1 का वैल्यू -1,
और x2 का वैल्यू 1 रखेंगे इसमें, तब आपका आएगा -1 और -1। लेकिन -1 और -1 डेल्टा f(x2) 0 के इक्वल नहीं है, 0/0 के इक्वल होना चाहिए। इसका जो वैल्यू 0/0 होना चाहिए, इसका भी 0 होना चाहिए, या 0 के अप्रोक्सीमेट में होना चाहिए, नहीं है। इसीलिए हम लोग कहेंगे x2 इज नॉट ऑप्टिमल, x2 ऑप्टिमल नहीं है। तो हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट इटरेशन में हम लोग मूव करेंगे, और नेक्स्ट इटरेशन भी उसी तरह से करेंगे, सिमिलर जैसे हम लोग पहला इटरेशन किए हैं। एक इटरेशन और बता देते हैं, और सिमिलर आप देखेंगे कि और इटरेशन को आप घर पर कर लेंगे। एट x2 इटरेशन 2 में -1 और 1, फिर हम लोग स्टेप 1 में क्या लिखेंगे, S2 होता है माइनस डेल्टा f(x2), माइनस डेल्टा f(x2) कितना निकला हुआ है आपका, -1 और -1। अगर इसको माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 आएगा। पहला स्टेप में S2 निकल गया। दूसरा स्टेप है इसका λ2 फाइंड आउट करना। तो λ2 का फॉर्मूला S2, पहले लेते थे S1, उसमें S2 ट्रांसपोज और S2 ट्रांसपोज हेसियन मैट्रिक्स और S2। तो हम लोग का फाइनल वैल्यू आएगा आपका 0.2। देखिए 0.2 आएगा, अच्छा से देख लीजिए। अब λ2 का जो वैल्यू आएगा 0.2। जब 0.2 आ गया तो हम लोग किसका वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, x3 का। तो x3 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे तो x2 प्लस λ2 S2, और जब इसमें वैल्यू रखेंगे तो आपका x3 का वैल्यू आएगा -0.8 1.2। यहाँ पर x2 का वैल्यू निकल गया। अब फिर यहाँ पर हम ऑप्टिमलिटी को चेक करेंगे कि ऑप्टिमल है या सोल्यूशन या नहीं है। तो डेल f(x3) लेंगे, तो 1 माइनस, फिर रखेंगे किस में रखेंगे, वही जो फंक्शन का जो वैल्यू है हम लोगों का, इसी में रखेंगे हम लोग। x1 इक्वल टू रखेंगे हम लोग -0.8 और x2 इक्वल टू 1.2 इसमें रखेंगे। तो हम लोगों का आ गया 0.2 और -0.2। ये भी 0 के इक्वल नहीं है, इसीलिए ये भी ऑप्टिमल नहीं होगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम नेक्स्ट पेज में देख लेते हैं। अब देखिए, अब इटरेशन 3 भी सिमिलर कंडीशन से करेंगे हम लोग, जैसे 2 स्टेप किए उसी तरह से तीसरा भी कर लेंगे हम लोग। और अगर आपको ज़्यादा डिटेल में जाना है तो फिर मेरा प्रीवियस वीडियो देखिए। एट x3 का वैल्यू -0.8 और 1.2। तो आप उसी तरह से आप स्टेज 3 आप देख लीजिए। देखिए हम बढ़ाते जा रहे हैं। आप स्टेज 3 सिमिलर कंडीशन से आप इसको करेंगे। उसके बाद आएगा x4, जो स्टेज इटरेशन 3 में भी x4 भी नॉट ऑप्टिमल आया है आपका। अब इटरेशन 4 में हम लोग जाएंगे। देखिए इटरेशन 4 में आपका x5 का जो वैल्यू है -0.96 और 1.44 निकला है। अब इसका हम लोग देखते हैं स्टेप 3 में कि ये ऑप्टिमल है या नहीं है। इसमें इटरेशन आपको दिख गया होगा, x5 को हम लोग निकाल लिए -0.96 और 1.44। उसके बाद नेक्स्ट पेज में हम लोग देखते हैं कि ये ऑप्टिमल है या नहीं। देखिए, तो चेक करने के लिए डेल्टा f(x5) फाइंड आउट करेंगे, तो वो निकला है आपका 0.04 निकला है, -0.04, जो एग्जैक्ट 0 तो नहीं है लेकिन अप्रोक्सीमेट 0 के इक्वल है। तो यहाँ पर इक्विवेलेंट का सिंबल दिए हैं, इक्वल टू का नहीं है, ये इक्विवेलेंट का सिंबल कहलाता है, दिए हैं 0, इसका मतलब हेंस x5 इज ऑप्टिमल पॉइंट। जब x5 ऑप्टिमल पॉइंट होगा तो x5 का वैल्यू आएगा -0.96 1.44, दैट इज x1 इज इक्वल टू -0.96 एंड x2 इक्वल टू 1.44। x2 का वैल्यू भी निकल गया, x1 का वैल्यू। तो मिनिमम वैल्यू एट दिस पॉइंट इक्वल टू -1.248, यही आपका रिक्वायर्ड मिनिमम वैल्यू होगा। ओके स्टूडेंट्स, इस फंक्शन में हम लोग रखे हैं। अब हम लोग नेक्स्ट कर लेते हैं आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट हम लोग न्यूटन मेथड कर लेते हैं। न्यूटन मेथड भी इंपॉर्टेंट है, न्यूटन मेथड करते हैं, इसका क्वेश्चन आसान होता है। तो इसमें हम लोग का जो फॉर्मूला था xn+1 इक्वल टू xn माइनस f'(xn) अपॉन f'(xn). आप एक चीज ध्यान देंगे, अगर आपको रूट फाइंड आउट करने की बात करता है तो मेरे विचार से न्यूटन रैप्सन मेथड से आप करेंगे। लेकिन जहां पर क्वेश्चन फाइंड द मिनिमम वैल्यू करके आता है, मिनिमम वैल्यू ऑफ f(x), तब आप न्यूटन मेथड यूज करेंगे मिनिमाइजेशन के लिए, ये फॉर्मूला यूज करेंगे।
अदरवाइज अगर रूट फाइंड आउट कर फाइंड द रूट्स अगर की बात करता है तो आप न्यूटन रैप्सन मेथड यूज करेंगे। न्यूटन रैप्सन मेथड और न्यूटन मेथड्स में थोड़ा सा का डिफरेंस था। एक्सन माइनस एफ डैश एक्सन के जगह पर लिखा हुआ था एफ एक्सन और डिनोमिनेटर में लिखा हुआ था एफ डैश एक्सन, बस इतना ध्यान रखेंगे। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ एफ एक्स इक्वल टू एक्स टू द पावर 4 माइनस 48x प्लस 12। तो इसको पहले हम लोग डबल डेरिवेटिव्स फाइंड आउट कर लेंगे, यानी सिंगल डेरिवेटिव्स और डबल डेरिवेटिव्स। तो फंक्शन का वैल्यू आपका ये दिया हुआ है, तो इसका एफ डैश एक्स होगा एक्स टू द पावर 4 का डिफ्रेंसिएशन 4x³ और 48x का 48 होगा, तो माइनस 48 हो गया। जब डबल डेरिवेटिव्स करेंगे तो 12x² हो जाएगा। नाउ बाई न्यूटन्स मेथड जो ऊपर लिखा हुआ है मेथड, उसके आधार पर हम लोग इसको पुट कर देते हैं। xn+1 इक्वल टू xn माइनस एफ डैश एक्सन एफ डबल डैश एक्सन। तो यहाँ पर हम लोग पहले कैलकुलेट करने से पहले हम लोग इसका वैल्यू रख देते हैं xn, और इस तरीके से 4 ब्रैकेट ले लिए, xn 4 इसलिए कॉमन आ जाता है। देखिए इसमें एफ डैश एक्स में यहाँ पर 4 कॉमन आ जाता है, तो 4 कॉमन ले लिए और x टू दी पावर n 3 बच गया, पावर 3 माइनस 12 अपॉन 12 x टू दी पावर xn टू दी पावर 2। यहाँ पर देखिए 4 यहाँ से कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर 3 आ गया, तो इसको इक्वेशन 1 पुट कर लिए। बार बार यही इक्वेशन में हम लोग लिखेंगे। अब हम लोग इनिशियल जो वैल्यू है आपका x0 इक्वल टू 2 सपोज करते हैं। इनिशियल पॉइंट टेक x0 इक्वल टू 2 यहाँ पर लिखिए। यहाँ पर ये कटा हुआ है, ये नहीं है कुछ, यहाँ पर x0 इक्वल टू 2। जब x0 इक्वल टू 2 आप रखोगे तो x1 का वैल्यू x0 माइनस x0³ माइनस 12/3x0², तो 2 माइनस हो जाएगा, मैंने इसमें वैल्यू पुट कर दी है 2, तो आपका x1 का वैल्यू आएगा 2.333, इस तरीके से आएगा। और जब फिर सिमिलर कंडीशंस में जब x2 की बात करेंगे, देखिए x1 का वैल्यू निकल गया आपका 2.33 एक्सेट्रा। फिर x2 का सिमिलर कंडीशंस में इसी में वैल्यू हम लोग रखेंगे, तो क्या हो जाएगा 2.333 माइनस यहाँ पर वैल्यू रखेंगे। यहाँ पर देखिए x0 के जगह पर रखेंगे ये और x0 के जगह पर रखेंगे ये, तो आपका 2.29025 आएगा। फिर x2 का वैल्यू आ गया आपका। अब सिमिलर कंडीशन से हम लोग x3 निकालेंगे। देखिए x3 निकालेंगे, इसी इक्वेशन में हम लोग पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, तो x3 का वैल्यू निकालेंगे। फिर x4 का वैल्यू निकालेंगे। अब हम लोग देखेंगे कि x3 का वैल्यू आपका आया है 2.289943 और x4 का वैल्यू आपका आया है 2.28943 आया है। तो दोनों का डिफरेंस फाइंड आउट करेंगे और मॉडुलस उसका फाइंड आउट करेंगे और देखेंगे कि इसका वैल्यू कितना आ रहा है। अगर डिफरेंस वेरी वेरी स्मॉल आता है, मॉडुलस ऑफ डिफरेंस वेरी वेरी लेस आता है, वेरी वेरी स्मॉल आ जाता है, तो मेरा ये रिक्वायर्ड सोल्यूशन हुआ। इसका मतलब देखिए यहाँ पर 0.00051, इसका मतलब x का जो वैल्यू आएगा x4 आएगा, क्योंकि ये इसका जो डिफरेंस है x3 और x4 का वो वेरी वेरी स्मॉल है। हेंस fx इज मिनिमम एट x इक्वल टू दिस। fx जो होगा x इक्वल टू 2.28943 का मिनिमम पॉइंट होगा। एंड मिनिमम वैल्यू जो आएगा फंक्शन में, जो फंक्शन हम लोग को गिवन है x टू द पावर 4 माइनस 48x प्लस 12 जो गिवन है, उसमें हम लोग इसको रख देंगे, तो आएगा आपका माइनस 70.41943 इसका मिनिमम वैल्यू आएगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम अब दूसरा, शायद समझ में आएगा न्यूटन्स मेथड का मैं एक ही क्वेश्चन लिया हूं। अगर कोई भी क्वेश्चन आता है आप सिमिलर मेथड से आप कर सकते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में हम लोग दूसरा करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, मैं क्वेश्चन नंबर 7 और 8 लैंग्वेज इंटरपोलेशन से लिया हूं, क्योंकि लैंग्वेज इंटरपोलेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरपोलेशन है जो आपका सेकेंड यूनिट का पार्ट है। अगर लैंग्वेज इंटरपोलेशन से जो क्वेश्चन आएगा तो बाकी दूसरे मेथड से वो नहीं बनेगा। मेरे विचार से लैंग्वेज इंटरपोलेशन और न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस मेथड्स इंपॉर्टेंट है। अगर आपको कुछ लगता है कि और कोई दूसरा भी इंपॉर्टेंट है तो आप अपने से पढ़ सकते हैं, सिर्फ हम पर डिपेंड ना होंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए लैंग्वेज मेथड में क्या दिया हुआ है। यूज लैंग्वेज इंटरपोलेशन फॉर्मूला, फाइंड द वैल्यू ऑफ y कोरिस्पॉन्डिंग टू x इज इक्वल टू 0 10
x इक्वल टू 10 का वैल्यू फाइंड आउट करना है। लैग्रेंज इंटरपोलेशन मेथड में जो इंटरवल होगा वो इक्वल नहीं होगा। जैसे दे यहाँ पर 5 और 6 1 का इंटरवल है, 1 का H1 है, 6 और 9 इसका H3 है, 9 और 11 इसका H2 है। इसका मतलब इक्वल इंटरवल का ये क्वेश्चन नहीं होगा। इसको हम लोग करेंगे क्या, x का वैल्यू जब 5 है तो y का वैल्यू 12, तो यहाँ पर y 5 इक्वल टू 12 लिखेंगे। x का वैल्यू जब 6 तो y का वैल्यू है आपका 13, x का वैल्यू 9 तो y का वैल्यू दिया हुआ 14, और x का वैल्यू 11 तो y का वैल्यू दिया हुआ है 16। हम लोग का बाई x का वैल्यू 10 तो y का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो लैग्रेंज इंटरपोलेशन में हम लोग बस इतना ध्यान रखेंगे कि बाई 10 इसका जो वैल्यू निकालेंगे, हम इसका फॉर्मूला नहीं लिख रहे हैं, फॉर्मूला आप देखेंगे मेरा प्रीवियस वीडियो में, उसमें फॉर्मूला दिया हुआ है। उसमें एक x आएगा, x के जगह पर हम लोग जिसका वैल्यू निकालना है आप वहाँ यहाँ पर रखेंगे। टेक्निक इसका यही है, 10 माइनस 6, देखिए 10 माइनस 6, एक 5 नहीं रखे हम लोग, 6 9 11 रखेंगे। यहाँ पर 6 9 11, यहाँ पर 1 2 3 4 दिया हुआ है x का वैल्यू, तो आपका 1 2 3 4 आएगा, यानी y का वैल्यू भी 4 है दिया हुआ। तो स्टार्टिंग आप करेंगे 10 माइनस 6, जो 10 हम लोग को फाइंड आउट करना है, और 10 माइनस 9 और 10 माइनस 11। अब हम लोग का क्या लिखे, 5 हम लोग नहीं रखे थे, तो अब डिनोमिनेटर में आप रखेंगे, जो 10 जहाँ पर रख रहे थे वहाँ पर हम लोग 5 रखेंगे, 5 माइनस 6, फिर 10 जहाँ पर है 5 माइनस 6, 10 जहाँ पर है 5 माइनस 6 11 इंटू 12। 12 कौन आएगा, x इक्वल टू 5, तो y का वैल्यू 12 दिया हुआ है, तो फर्स्ट इटरेशन आया। उसके बाद सेकेंड में क्या करेंगे, हम लोग का 5 का काम हो गया, तो हम लोग 6 की बात करेंगे, तो 6 नहीं लिखेंगे, इसमें लिखेंगे 10 माइनस 5, 10 माइनस 9, हम लोग 6 को स्किप करेंगे और 9 लिखेंगे, तो 10 माइनस 9, 10 माइनस 11 डिवाइडेड बाई, अब जो 6 हम लोग छोड़े थे उसको यहाँ पर 10 के जगह पर डिनोमिनेटर में रखेंगे, 6 माइनस 5, 6 माइनस 9 और 6 माइनस 11, और 13 क्यों रखेंगे, क्योंकि x जब 6 है, आपका x जब 6 है तो y का वैल्यू 13 है, तो हम लोग 13 रखें। ओके स्टूडेंट्स, उस सिमिलर उसके बाद हम लोग करेंगे 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, 10 माइनस 11, यहाँ पर 9 को स्किप किए हैं, तो यहाँ पर 9 माइनस 5, 9 माइनस 6 और 9 माइनस 11, और 14 है इसका वैल्यू है, 9 का वैल्यू क्या है 14 है। अब इसमें रखेंगे हम लोग 10 माइनस 5, 10 माइनस 6, 10 माइनस 9, हम लोग स्किप किए हैं 11 को, इसीलिए 11 माइनस 5, 11 माइनस 6, 11 माइनस 9, और 16 किसका वैल्यू है, x इक्वल टू 11, तो y का वैल्यू 16 वही लिखेंगे। अब इसको आप लोग कैलकुलेटर से आप कैलकुलेट कर लेंगे, बाई 10 का वैल्यू आएगा 14 2/3, या तो लिख सकते हैं बाई 10 इक्वल टू, अगर पॉइंट में लिखना चाहें इसको तो 14.6667, इस तरीके से आप लिख सकते हो। ओके स्टूडेंट्स, तो लैग्रेंज से जो क्वेश्चन बनता है बहुत इजी वे में बनता है। आप यहाँ पर टेक्निक सिर्फ याद रखेंगे कि किस तरीके से हम लोग को वैल्यू देना है। ओके स्टूडेंट्स, अब यहाँ पर देखिए एक लैग्रेंज का दूसरा क्वेश्चन, यूजिंग द लैग्रेंज इंटरपोलेशन फॉर्मूला फाइंड द फॉर्म ऑफ द फंक्शन बाई एक्स फ्रॉम द फॉलोइंग टेबल। ये टेबल दिया हुआ है आपका, तो हम लोग का पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है कि कैसे हम लोग का पॉलिनोमियल निकलेगा। तो इसमें हम लोग का जो पॉलिनोमियल फाइंड आउट करने की जो बात कर रही है, तो हम लोग जहां पर वहां पर x इक्वल टू 10 लिए थे, यहां पर x इक्वल टू x होगा, लेकिन उसके पहले अकॉर्डिंग टू द गिवन डेटा बाई जब बाई जीरो होगा, देखिए बाई 0 1 दिया हुआ है आपका, बाई का वैल्यू 1 0 दिया हुआ है, कब, जब x का वैल्यू 1 है। इसका मतलब x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ द गिवन पॉलिनोमियल। बाई का वैल्यू 0 है जब x का वैल्यू 1 है, इसका मतलब बाई इक्वल टू 0 वेन x इक्वल टू 1, इसका मतलब x माइनस 1 विल बी ए फैक्टर ऑफ बाई एक्स। तो बाई एक्स को क्या लिखेंगे, x माइनस 1 आर एक्स, एक आर एक्स हम लोग, ठीक है, बाई यहां पर बाई एक्स इक्वल टू x माइनस 1 आर एक्स, क्वेश्चन को हम लोग कर लिए आर एक्स ले लिए, तो देयरफॉर आर एक्स इक्वल टू, यानी x माइनस 1 को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई एक्स आएगा, तो आर एक्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1, बाई एक्स डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 1। अब हम लोग इसमें एक न्यू टेबल बना लेंगे, यहां पर 1 2 3 4 कॉलम का टेबल है। अब हम लोग का जो बनेगा न्यू टेबल वो 3 कॉलम्स का होगा। तो कैसे हम लोग बनाएंगे, यहाँ पर x लिखेंगे और यहाँ पर आर एक्स लिखेंगे। अब यहाँ पर x इक्वल टू 0 रखें
तो बाई जीरो का वैल्यू कितना दिया हुआ है, देखिए जब x जीरो है तो बाई का वैल्यू -12 है, तो यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर हम लोग x के जगह पर जीरो देंगे, तो बाई जीरो का वैल्यू तो -12 हो गया और x का वैल्यू 0 -1 दिए और कैलकुलेट किए तो 12 आया, यानी x जीरो तो rx का वैल्यू 12। अब x3 यहाँ पर बाई 3, x3 का मतलब बाई 3 का वैल्यू लिखे, बाई 3 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 12 और x का वैल्यू कितना लेंगे हम लोग 3, तो 3 - 1 इजकल टू 6। यहाँ पर देखिए आप ध्यान देंगे कि इसका वैल्यू नहीं लेंगे हम लोग, x इजकल टू 1 नहीं लेंगे, क्योंकि इससे वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर चुके हैं कि x - 1 एक फैक्टर है, इसलिए 3 लेंगे, तो इसका वैल्यू आ जाएगा न्यू टेबल में आपका 6। अब x इजकल टू 4 लेंगे, तो बाई 4 का वैल्यू कितना दिया हुआ है 24, तो 24 लिखे और x का यहाँ पर x का वैल्यू 4 - 1, तो 4 - 1 दिए, तो वैल्यू आ गया 8, तो न्यू टेबल आएगा। न्यू टेबल में आप लैंग्वेज यूज करेंगे, तो न्यू टेबल में लैंग्वेज कैसे यूज करेंगे, आपका rx x - 3, हम लोग को पॉलिनोमियल फाइंड आउट करना है तो सिर्फ x लिखेंगे, तो x - 3 ले लिए, x - 4 ले लिए, डिवाइडेड बाई अब 0 - 3 लेंगे जो स्किप किए थे और 0 - 4 लिए और इसका वैल्यू कितना है आपका 12, तो हम लोग 12 ले लिए। ओके स्टूडेंट्स, प्लस x - 0 लेंगे, अभी इसको लेंगे और x - 4 लेंगे और डिवाइडेड बाई 3 स्किप किए थे तो 3 - 0 और 3 - 4 लेंगे इंटू 6 प्लस क्या लेंगे हम लोग x - 0 x - 3, x - 0 और 3 लेंगे, 4 को स्किप किए थे तो 4 - 0 लेंगे और 4 - 3 लेंगे और इसका वैल्यू क्या है 4 के लिए, x इजकल टू 4 तो बाई इजकल टू 8, तो 8 ले लिए। जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो x - 3 x - 4 अब उसके बाद ये सिंप्लीफाई करना है, देखिए इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो x - 3 इंटू x - 4 -2x x - 4 प्लस 2x x - 3 और जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा आपका rx का वैल्यू। जब rx आ गया तो यहाँ से देखिए बाई x का वैल्यू कितना आएगा x - 1 इंटू rx, x - 1 इंटू rx, तो यहाँ पर लिख दिए, देखिए बाई x का वैल्यू x - 1 इंटू rx और rx का वैल्यू कितना आ गया है आपका, ये आया है, तो यहाँ पर लिख दिया rx और इसको जब सिंप्लीफाई किए तो आपका बाई x का वैल्यू आएगा x³ - 6x² प्लस 17x माइनस। देखिए स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 9 मैं लिया हूँ ग्रेगरी न्यूटन फार्मूला से। ग्रेगरी न्यूटन फार्मूला से भी क्वेश्चन आता है, इसमें फॉरवर्ड डिफरेंसेज और बैकवर्ड डिफरेंसेज। आपको फॉरवर्ड डिफरेंसेज और बैकवर्ड डिफरेंसेज का फॉर्मूला याद रखना है और फॉर्मूला में इसको पुट करना है। कैसे पुट करना है देखिए क्वेश्चन से आपको पता लग जाएगा। इसमें फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों ही डिफरेंसेज को हम लोग रखे हैं। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस भी से क्वेश्चन आने की संभावना है और ग्रेगरी न्यूटन फार्मूला तो इजी है और दोनों ही हम लोग करके देखते हैं। इसके लिए पहले आपको डिफरेंस टेबल रिवाइज करना पड़ेगा। तो देखिए पहले क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। द पॉपुलेशन ऑफ टाउन इन द डेसेनियल सेंसस, यानी 10 साल के बाद जो सेंसस होता है उसका आपका पॉपुलेशन का ग्राफ दिया, पॉपुलेशन का डेटा दिया हुआ है। 1891 में 46, 1901 में 66, 1911 में 81, 1921 में 93 एटसेट्रा दिया हुआ है। हम लोग को एस्टिमेट पॉपुलेशन कह रहा है 1895, माने 1895 में क्या पॉपुलेशन होगा। यहाँ पर 1895 नहीं दिया हुआ है, लेकिन 1895 किसके नज़दीक आ रहा है आपका, 1891 के नज़दीक आ रहा है। इसका मतलब इसमें 1895 को फाइंड आउट करने के लिए आपको फॉरवर्ड डिफरेंसेज का यूज करना चाहिए, क्योंकि जो डेटा जिसका वैल्यू आपको फाइंड आउट करने के लिए दे रहा है, अगर इनिशियल से नज़दीक है वो तो फॉरवर्ड, अगर लास्ट से नज़दीक है तो बैकवर्ड। जैसे 1925 का एक पॉपुलेशन बताने के लिए बोल रहा है, तो 1925 का पॉपुलेशन लास्ट से यानी 1931 के नज़दीक आ रहा है, तो हम लोग लास्ट से लेंगे, यानी इसमें बैकवर्ड डिफरेंसेज का यूज करेंगे, बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला का यूज करेंगे, यानी ग्रेगरी न्यूटन बैकवर्ड डिफरेंस फार्मूला। आपको ग्रेगरी न्यूटन या न्यूटन ग्रेगरी मेथड आप फार्मूला आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पर एच देखिए 10, यानी 1901 में 1891 माइनस करेंगे तो 10 आएगा, तो एच हो जाएगा 10। फॉरवर्ड डिफरेंसेज के लिए x नॉट इजकल टू 1891 लेंगे और x इज इक्वल टू लेंगे हम लोग 1895। तो हम लोग को p निकालने का फॉर्मूला एक होता है, क्योंकि हम लोग ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला में p के फॉर्मेट में हम लोग लिखेंगे फार्मूला उसको। कहीं कहीं पर u के फॉर्मेट में भी लिखा हुआ रहता है, लेकिन हम p के फॉर्मेट में लिख रहे हैं। p इजकल टू x माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड अपॉन h।
तो x है आपका 1895 जिसका फाइंड आउट करने के लिए दिया है पॉपुलेशन, उसको हम लोग x लेंगे, माइनस 1891 डिवाइडेड बाई 10, तो 0.4 हो गया, p का वैल्यू आ गया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग क्या करते हैं, डिफरेंस टेबल निकालते हैं। तो डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं हम लोग, 66 माइनस यानी सेकेंड माइनस फर्स्ट, ये आएगा फर्स्ट डिफरेंसेज आएगा, डेल्टा वाई फर्स्ट डिफरेंसेज है, डेल्टा स्क्वायर बाई सेकेंड डिफरेंसेज है, और डेल्टा क्यू बाई आपका थर्ड डिफरेंसेज है, डेल्टा 4 बाई आपका फोर्थ डिफरेंसेज है। तो 66 माइनस 46 कितना आएगा 20, 81 माइनस 66 15, 93 माइनस 81 12, 101 माइनस 93 8। फिर सेकेंड डिफरेंसेज निकालेंगे, 15 माइनस 20 माइनस 5, 12 माइनस 15 माइनस 3, और 8 माइनस 12 माइनस 4। सेकेंड डिफरेंसेज, थर्ड डिफरेंसेज में माइनस 3 माइनस 5 2, माइनस 4 माइनस 3 माइनस 1, और फोर्थ डिफरेंसेज में माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3। इस तरीके से डिफरेंस टेबल निकालेंगे। और डिफरेंस टेबल निकालेंगे तो आपको बाई नोट का जो वैल्यू फॉरवर्ड डिफरेंस के लिए आएगा 46, डेल्टा बाई नोट आएगा आपका 20, और डेल्टा स्क्वायर बाई नोट आएगा आपका 5, और डेल्टा क्यू बाई नोट इक्वल टू 2, और डेल्टा टू द पावर 4 बाई नोट इक्वल टू -3। हम एरो दे दिए हैं, इसी तरह से हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंसेज में लेंगे। तो हम लोग नाउ बी यूज द ग्रेगरी न्यूटन्स फार्मूला। ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड इंटरपोलेशन फार्मूला आपका है, बाई एन एक्स इज इक्वल टू बाई नोट प्लस पी डेल्टा बाई नोट प्लस पी इंटू पी माइनस 1 अपॉन 2 फैक्टोरियल डेल्टा स्क्वायर बाई नोट प्लस पी माइनस 1 पी माइनस 2 अपॉन फैक्टोरियल 3 डेल्टा क्यू बाई नोट एटसेट्रा। आप देख लेंगे इस तरीके से। इसमें इरर भी कभी कभी पूछता है, तो इरर का भी फॉर्मूला हम लोग लिख दिए हैं। अब हम लोग इस फॉरवर्ड फार्मूला में, ग्रेगरी न्यूटन्स फॉरवर्ड फार्मूला में, हम लोग पी का वैल्यू, सिर्फ पी का वैल्यू और बाई नोट, डेल्टा बाई नोट, डेल्टा स्क्वायर बाई नोट एटसेट्रा का वैल्यू देखिए यहाँ पर लिखे हैं। तो क्या आ जाएगा, बाई 1895 इक्वल टू 46, पी का वैल्यू था आपका 0.4 इंटू 20, और इस तरीके से इसका वैल्यू लिखे हैं हम सब, सारा वैल्यू हम लोग लिख दिए हैं। लिखने के बाद जब कैलकुलेट करेंगे तो बाई 1895 का वैल्यू 54.85 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना 1000 लिखेंगे क्योंकि पॉपुलेशन हम लोग का 1000 में लिखा हुआ था। अब ग्रेगरी 1925 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए हम लोग ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला का यूज करेंगे। और आपका बैकवर्ड फार्मूला है, यहाँ पर P इक्वल टू यू भी लेते हैं कोई बुक में, तो आप ले सकते हो ताकि बाइफरकेट होगा। और देखिए हम लोग फॉरवर्ड के लिए हम लोग इस सिंबल का यूज किए थे, यहाँ पर डेल्टा का यूज किए थे, यहाँ पर रिवर उल्टा डेल्टा है आपका, नेबुला भी बोलते हैं इसको। इस तरीके से हम लोग लेंगे बाई एन बाई पी, और बाई एन का जो वैल्यू लेंगे आप, तो आप बाई एन का वैल्यू इधर से लेंगे, 101 से चलेगा, 101 8 -4 -1 -3। ये बैकवर्ड के लिए डाउनवर्ड से इधर से चलेगा आपका, और फॉरवर्ड के लिए ये चलेगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तब इसमें हम लोग क्या देख रहे हैं कि ये जो फॉर्मूला लिखे बीच में सिर्फ ओनली क्या आ जाएगा, प्लस पी इंटू पी प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल, और पी प्लस 1 पी प्लस 2 एटसेट्रा अपॉन फैक्टोरियल एन। इस तरीके से आएगा आपका। ओके स्टूडेंट्स, तो अब यहाँ पर बाई 1925, इसके लिए हम लोग x इजकल टू 1925 है, xn इक्वल टू 1931 है, और p इक्वल टू x माइनस xn अपॉन h। तो 1925 माइनस 1931 डिवाइडेड बाई 10 का वैल्यू -0.6 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब इसका वैल्यू हम लोग ग्रेगरी न्यूटन्स बैकवर्ड फार्मूला में लगाएंगे। तो बैकवर्ड फार्मूला में सिर्फ प्लस था, यानी लास्ट से शुरू करेंगे तो 101 आएगा, प्लस -0.6 इंटू 8। ओके स्टूडेंट्स, ये वाला ले रहे हैं, देखिए ध्यान से देखिए, ये वाला ले रहे हैं 101 8 -4 -1 और -3। ये बहुत इजी है, इसको ज़्यादा सिखाने की ज़रूरत नहीं आप लोगों को। तो इस तरीके से लेंगे, -0.6 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 2 इंटू -4, और उसी तरह से एक एक करके हम लोग बढ़ाते जाएंगे। जब इसका आप कैलकुलेशन करोगे तो बाई 1925 का आंसर आएगा आपका 96.84 थाउजेंड्स आएगा। ये आपका बैकवर्ड। तो आप ध्यान देंगे कि आपका क्या पूछ रहा है। लास्ट से अगर जो नज़दीक वैल्यू है तो बैकवर्ड लगाएंगे, अगर स्टार्टिंग से वैल्यू है आपका फाइंड आउट करना है तो स्टार्टिंग के नज़दीक है तो आप फॉरवर्ड लगाएंगे। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में देखते हैं।
देखिए एक और डिवाइडेड डिफरेंस, एक और हम लोग न्यूटन ग्रेगरी फॉर्मूला का क्वेश्चन लिए हैं। इसमें कहता है क्यूबिक पोलिनोमियल फाइंड आउट करने के लिए, फाइंड द क्यूबिक पोलिनोमियल विच टेक्स द फॉलोइंग वैल्यूज। तो इसमें हम लोग जहां पर x का जो हम लोग वैल्यू निकाले थे, x का हम लोग x ही रखे। यहाँ पर h देखिए क्या दिया हुआ है, 1 माइनस जीरो। यहाँ पर 1 है x का वैल्यू और 0 है, तो 1 माइनस जीरो इक्वल टू 0 होगा। और यहाँ पर आपको बता दें कि ग्रेगरी न्यूटन्स फॉर्मूला इक्वल बिट्थ पर चलता है, अनइक्वल बिट्थ पर नहीं चलता है। अगर अनइक्वल बिट्थ आ जाएगा आपका, माने एच का वैल्यू अगर अनइक्वल आ जाता है, तो या तो लैग्रेंज मेथड यूज करेंगे या तो हम लोग डिवाइडेड डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, इसलिए आप ध्यान देंगे कि अगर आपका इक्वल बिट्थ का क्वेश्चन दिया हुआ है तो आप न्यूटन ग्रेगरी या ग्रेगरी न्यूटन फॉर्मूला से बनाएंगे। अगर अनइक्वल बिट्थ है तो हम लोग लैग्रेंज मेथड पहले कर चुके हैं, उससे करेंगे, या तो हम लोग करेंगे न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड से करेंगे। ये अच्छी तरीके से ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस से ही लिए हैं। तो यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम लोग डिफरेंस टेबल बनाते हैं। तो डिफरेंस टेबल में बनाते हैं, एक्स का वैल्यू लिखते हैं, देखिए 0 1 2 3। तो 0 1 2 3 ये इक्वल बिट्थ का है। क्यों? 1 माइनस जीरो 1 होगा, 2 माइनस 1 होगा, 3 माइनस 2 1 होगा। बाई का वैल्यू दिया हुआ है आपका 1 0 1 एंड 10। तो हम लोग फर्स्ट डिफरेंसेज 0 माइनस 1 माइनस 1, 1 माइनस 0 1, 10 माइनस 1 9, फिर 1 माइनस 1 2, 9 माइनस 1 8, और फिर थर्ड डिफरेंसेज आएगा 8 माइनस 2 इक्वल टू 6। यहां पर हम लोग सपोज कर लेते हैं x नॉट इक्वल टू 0, तो p कितना हो जाए, x माइनस एक्स नॉट। सपोज क्यों करेंगे, हम लोग फॉरवर्ड डिफरेंस से चलेंगे। फॉरवर्ड डिफरेंस से तो x का वैल्यू आपका 0 है, इसीलिए 0 हुआ। तो p इक्वल टू एक्स माइनस एक्स नॉट डिवाइडेड बाई h, यानी x माइनस 0 अपॉन 1 इक्वल टू x। p का वैल्यू आपका x आ गया। अब हम लोग बाई एक्स का जो वैल्यू न्यूटन ग्रेगरी मेथड से करेंगे, न्यूटन्स ग्रेगरी न्यूटन्स फॉर्मूला से जब करेंगे तो 1 आ जाएगा, और यहां पर x आएगा -1 क्यों, इसका, और x इंटू एक्स माइनस 1, पी का वैल्यू p इंटू पी माइनस 1 होता है डिवाइडेड बाई 2 फैक्टोरियल। तो p के जगह पर हम लोग x लिखेंगे, तो x इंटू एक्स माइनस 1 डिवाइडेड बाई 2, यानी 2 वैल्यू हम लोग रखेंगे। ये सेकंड डिफरेंसेज, तो ये आएगा। थर्ड डिफरेंसेज के लिए क्या लिखेंगे हम लोग, x p होता है p माइनस 1 p माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। तो लिखेंगे यहाँ पर p के जगह पर x माइनस 1 x माइनस 2 डिवाइडेड बाई फैक्टोरियल 3। फैक्टोरियल 3 का वैल्यू कितना होता है, फैक्टोरियल 3 का वैल्यू होता है 6, तो हम लोग 6 लिख दिए। ओके स्टूडेंट्स, तो जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे, 6 कैंसिल हुआ, 2 कैंसिल हुआ, जब इस तरीके से सिंप्लीफाई करोगे तो एक्स क्यू माइनस 2x प्लस 1 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उसके बाद हम लोग का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोलता है हेंस और अदरवाइज ऑब्टेन बाई 4, यानी x का वैल्यू आप बाई 4 रखेंगे। ये जो क्वेश्चन हम लोग बनाए हैं, बाई एक्स इजकल टू एक्स क्यू माइनस 2x स्क्वायर प्लस 1 विच इज द रिक्वायर्ड पोलिनोमियल, तो हो गया यहाँ पर। लेकिन x का वैल्यू जब 4 है तो बाई का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए बोला है। तो बाई 4 इजकल टू 4 माइनस 2 4 स्क्वायर प्लस 1, यानी इसका वैल्यू आएगा आपका 33। ओके स्टूडेंट्स, समझ में आ रहा होगा, बहुत ईजी है। अब हम लोग नेक्स्ट देखते हैं डिवाइडेड डिफरेंस। डिवाइडेड डिफरेंस हम लोग न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला से हम लोग क्वेश्चन लगेगा। ये भी इंपॉर्टेंट है। जो क्वेश्चन मैं बता रहा हूं जो इंपॉर्टेंट है, और आपको टेक्निक बता रहा हूं, आपका डेटा वेरी कर सकता है, एग्जामिनेशन में आपका डेटा वेरी कर सकता है। तो सिर्फ आप प्रोसेस अच्छी तरीके से याद रखिए, और जैसा डेटा आएगा उसी तरह से आप कैलकुलेशन करेंगे। लेकिन क्वेश्चन इसी में से आएंगे जो हम लोग बता रहे हैं। और छोटा मोटा क्वेश्चन, जो क्वेश्चन नंबर 1 जो कंपलसरी है, उसमें आप प्रीवियस जो वीडियो हम लोग बताए हैं, छोटे छोटे चीज़ भी लिए हैं, जैसे कोई डेफिनेशन ले लिए हैं, कोई ये ले लिए हैं, तो आप उससे फॉलो कर सकते हैं। और लेकिन अगर आपको बड़ा क्वेश्चन जैसे यूनिट 1 यूनिट 2 में एटसेट्रा में जो बड़ा क्वेश्चन आएगा, इसी से आएगा और इसी कंसेप्ट से आएगा। आपको इससे ज़्यादा आने की कोई संभावना ही नहीं है। सिर्फ डेटा चेंज करेगा, लेकिन क्वेश्चन यहीं से आएगा, आप ध्यान रखेंगे। न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस में हम लोग करेंगे, कैसे यूज करेंगे देखिए। पहले हम लोग डिफरेंस टेबल बनाने के लिए सीखेंगे और उसका डिवाइडेड डिफरेंस का फॉर्मूला लिखेंगे। यूजिंग द फॉलोइंग टेबल्स फाइंड एफ एक्स एज ए पोलिनोमियल इन एक्स। पोलिनोमियल इन एक्स का वैल्यू, पोलिनोमियल इन एक्स हम लोग को फाइंड आउट करना है, यानी पोलिनोमियल का वैल्यू फाइंड आउट करना है। इसमें देखिए बिट्थ अलग अलग है, -1 और 0 के बीच में 1 है, 3 और 0 के बीच में 3 है, 3 और 6 के बीच में 3 है, और 6 7 के बीच में 1 है, यानी बिट्थ आपका अनइक्वल है। जब अनइक्वल बिट्थ है तो या तो आइदर लैग्रेंज मेथड यूज करेंगे और हम लोग न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस मेथड यूज करेंगे। तो न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस
आप लोगों का सिलेबस में है, इसीलिए हम लोग लिए हैं। लैंग्वेज पहले ही बता चुके हैं। अब देखिए इसका डिफरेंस टेबल कैसे निकालते हैं। फर्स्ट डिफरेंसेज यहाँ पर लिखा हुआ है, फर्स्ट डिफरेंसेज है ये। फर्स्ट डिफरेंसेज क्या आपका आएगा, आप ये करिए माइनस सेकेंड माइनस फर्स्ट यानी -6 - 3 डिवाइडेड बाई 0 - -1 यानी दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस को हम लोग कहते हैं फर्स्ट डिफरेंसेज। तो ये हो गया आपका -6 - 3 अपॉन 0 -1 इक्वल टू -9। फिर इसमें करेंगे 39 -6 डिवाइडेड बाई 3 - 0। ओके स्टूडेंट्स, तो आ गया आपका ये 15 आ गया। सिमिलरली इसका भी आया और इसका भी आया हम लोग का, ये माइनस ये डिवाइडेड बाई दिस माइनस दिस, ये माइनस ये डिवाइडेड दिस माइनस दिस को आ गया आपका, ये यहाँ तक आ गया आपका। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड डिफरेंस में हम लोग क्या करेंगे, एक हम लोग स्किप कर देंगे, एक हम लोग स्किप कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे यहाँ पर देखिए 15 - 9 15 - 9 15 -9 15 -9 यानी दिस माइनस दिस अपॉन दिस माइनस दिस, एक हम लोग छोड़ के चलेंगे, एक हम लोग छोड़ के चलेंगे तो 6 आएगा। अगर मान लिया इसकी बात करेंगे तो 261 - 15, अब 6 - 0 होगा, एक छोड़ दिए हम लोग, 6 - 0 हो गया, ये हो गया। और इसकी बात अगर जो करेंगे तो 289 - 261, तो अब आ जाएगा यहाँ पर हम लोग क्या लेंगे 7 - 3, एक छोड़े हैं 7 - 3 हुआ। तो ये सेकंड डिफरेंसेज। सिमिलरली थर्ड डिफरेंसेज में हम लोग क्या करेंगे, दो स्किप करेंगे, दो छोड़ेंगे, किससे, जैसे 41 - 6 किए, 41 - 6 यहाँ पर अब 6 - -1 करेंगे, 6 - ये दो छोड़ेंगे हम लोग। ओके स्टूडेंट्स, इस तरीके से हम लोग जब इसका निकालेंगे तो ये होगा। फोर्थ डिफरेंसेज में हम लोग 3 का गैप रखेंगे, फोर्थ डिफरेंसेज में हम लोग 3 का गैप रखेंगे, 13 - 5 डिवाइडेड बाई ये 7 - -1 होगा। ओके स्टूडेंट्स 1, ये डिफरेंसेस जब निकल जाएगा तो आपका न्यूटन्स फार्मूला है, यूज द न्यूटन्स डिवाइडेड डिफरेंस फार्मूला, और फार्मूला आपका है, और ये न्यूटन डिवाइडेड डिफरेंस का फार्मूला है Pn(x) जो पोलिनोमियल्स है, f(x0) x0 आपका f(x0) आपका f(x0) यहाँ पर 3 होगा, उसके बाद x - x0 f(x0 x1), ये नोटेशन है आपका, ये नोटेशन है डिवाइडेड डिफरेंस का। नोटेशन एक दूसरा भी होता है लेकिन हम लोग यही यूज किए हैं। तो x - x0, तीसरा सेकंड डिफरेंसेज के लिए आएगा आपका x - x0 x - x1 इंटू 3 सेकेंड डिफरेंसेज, देखिए x0 x1 x2 एंड सो ऑन, इसी तरह से फार्मूला होगा। और फार्मूला आप देख लीजिए, पहले भी मैं क्वेश्चन ऐसा बनाया हुआ हूँ। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 3 जो f(x0) का वैल्यू है 3, उसके बाद x + 1 x + 1 1 क्यों देंगे, x1 का वैल्यू देखिए ये है -1, तो x + 1 आया, इससे -9 ये वाला आया है आपको, फर्स्ट डिफरेंसेज आया है। फिर लिखेंगे x + 1 x - 0, सेकंड आपका सेकंड आपका 0 है, x का वैल्यू 0 है, तो लिखेंगे x - 0 इंटू 6 कौन आया आपका, सेकंड डिफरेंसेज आया, प्लस x + 1 x और x - 3 ये देखिए, ये x का वैल्यू 3 है, वो आया है आपका। और थर्ड डिफरेंसेज लिखेंगे, थर्ड डिफरेंसेज क्या है आपका 5, ये 3 हुआ है, x - 3 लिखा हुआ है। और फिर लिखेंगे x + 1 x - 3 x - 6, ये आपका x का वैल्यू लिखेंगे और हम लोग फोर्थ डिफरेंसेज का यूज करेंगे। जब इसको आप कैलकुलेट करोगे तो आएगा x⁴ -3x⁴ प्लस 5x² - 6। यहीं पर अगर जो आपका कुछ बोल देता कि x = 4 पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, तो यहाँ पर x के जगह पर 4 रख देते, x = 5 पर वैल्यू फाइंड आउट कीजिए, x के जगह पर हम लोग 5 रख देते हैं। ओके स्टूडेंट्स, सारा वैल्यू हम लोग को निकल जाएगा, ये पॉलिनोमियल हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग एलयू डिकम्पोजिशन मेथड, हम लोग यूनिट वाइज नहीं किए कि फर्स्ट पहले यूनिट का कर रहे हैं फिर सेकंड फिर थर्ड, इस तरीके से नहीं किए हैं। मुझे जो लगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैं उसी को स्टार्ट किया हूँ। तो एलयू डिकम्पोजिशन मेथड में 3 मेथड है आपका, डोलिटल मेथड, क्रॉट मेथड और चोलस्की मेथड्स। तो हम लोगों का जो इक्वेशन जो गिवन रहेगा, ये सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस गिवन रहेगा आपका, ये इसको हम लोग सपोज कर लेंगे ए, मैंने ax = b, यानी लीनियर इक्वेशन को, साइमल्टेनियस लीनियर इक्वेशन को हम लोग लिख सकते हैं ax = b, जहां पर a का वैल्यू है आपका a11 एटसेट्रा, जो लिखें a11 कोएफिशिएंट ऑफ x1,
इधर लिख दिए हैं कोफिशिएंट ऑफ x1, इधर कोफिशिएंट ऑफ x2 लिख दिए हैं, इधर कोफिशिएंट ऑफ x3 लिख दिए हैं, तो a का वैल्यू होगा। तो डोलिटिल मेथड में आपको याद करना पड़ेगा कि लोअर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स और अपर ट्रायंगुलर मैट्रिक्स को हम लोग इस तरीके से लिखते हैं, a इक्वल टू LU, जहां पर आपको L याद रखना पड़ेगा 1 0 0, L21 1 0, L31 L31, ये L लिखा हुआ L32 और 1। ओके स्टूडेंट्स, ये याद रखना पड़ेगा L का वैल्यू, और U का वैल्यू याद रखना पड़ेगा U11 U12 U13 और 01 U22 U23 एंड 001 U233। आपको इसी ऑर्डर में रखना पड़ेगा। डोलिटिल में ये कहता है, क्राउट में देखिए चेंज कर गया, क्राउट में आपका ये उल्टा हो गया, यहाँ पर L11 याद रखना है। इसमें देखिए डोलिटिल में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को 1 किए, L में हम लोग डायगोनल मैट्रिक्स को 1 किए, और क्राउट मेथड में U में डायगोनल एलिमेंट 1 होगा। तो आपका क्राउट मेथड में U इक्वल टू सपोज करिएगा 1 U12 और U13, और यहाँ पर 01 U23 001, ये आपका U का। L का वैल्यू होगा आपका L11 00, L21 L22 0 एंड L31 L32 एंड L33। ये आपको दोनों फॉर्मेट को याद रखना पड़ेगा कि L क्या लेंगे डोलिटिल में और U क्या लेंगे, क्राउट में L क्या लेंगे और U क्या लेंगे, इतना तो आपको याद रखना पड़ेगा। फिर आपका जनरल फॉर्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, AX इक्वल टू B था, हम लोग को गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को लिख सकते हैं AX इक्वल टू B। अब इसको हम लोग A को LU सपोज करते हैं, A को हम लोग LU सपोज करते हैं, तब क्या लिख सकते हैं, A के जगह पर LU लिखे तो LUX लिखाएगा इक्वल टू B, इसको इक्वेशन आप 4 सपोज करेंगे। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग UX इक्वल टू बाई सपोज करते हैं, जहां बाई का वैल्यू आपका है बाई 1 बाई 2 एंड बाई 3। बाई का वैल्यू हम लोग एनोदर वेरिएबल हम लोग सपोज कर लिया बाई 1 बाई 2 बाई 3, तो UX इक्वल टू बाई हो जाएगा। क्यों? क्योंकि A इक्वल टू LU है, A इक्वल टू LU है आपका, तो ये हो गया, और यहाँ पर UX इक्वल टू बाई सपोज कर लिए हैं, तो आपका इक्वेशन क्या हो जाएगा, ये L बाई इक्वल टू B, L बाई इक्वल टू B, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 6। अब हम लोग नेक्स्ट में हम लोग देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे इसका प्रोसीड करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले चोलस्की देख लेते हैं। चोलस्की में हम लोग लिखते हैं A इक्वल टू L T, T का मतलब ट्रांसपोज, LT का मतलब ट्रांसपोज ऑफ L। ये ओनली सिमेट्रिक पॉजिटिव डेफिनेट के लिए आएगा, जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स होगा ना उसी के लिए वैलिड होगा, अदरवाइज ये वैलिड नहीं होगा। ओनली सिमेट्रिक के लिए हम लोग यूज करते हैं इसको, जहां पर सिमेट्रिक का क्वेश्चन है तो आपको चोलस्की मेथड यूज करना चाहिए। इसमें हम लोग L का वैल्यू लेते हैं L11 00, L21 L22 0, L31 L32 L33। ये यहाँ पर इसी को लिख दिए हैं कि L32 है, ये थोड़ा सा डार्क हो गया था। अब हम लोग इसका ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में देंगे, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में देंगे, और थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में देंगे। तो ये आ जाएगा L11 00, L21 L22 0, L31 L32 L33 एटसेट्रा, L और LT का वैल्यू। और जिस तरीके से डोलिटिल और क्राउट मेथड हम लोग सोल्व करेंगे बाकी उसी तरह से ये भी सोल्व होगा। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग लेते हैं नेक्स्ट पेज में, नंबर 12। हम लोग यूज क्राउट मेथड से यूज करेंगे, हम लोग पहले क्राउट मेथड कर रहे हैं उसके बाद डोलिटिल करेंगे हम लोग। तो इसमें क्वेश्चन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ये लिए हैं, और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन ए को हम लोग लिख सकते हैं 2 3 1 2 3 1 1 2 3 1 2 3 एंड 3 1 2 3 1 2 लिखे। अब AX इक्वल टू B है, AX इक्वल टू B वन इक्वेशन, तो हम लोग वही इक्वेशन ले लिए, A इक्वल टू LU लिए, तो A के जगह पर जब LU रखे तो LUX इक्वल टू B हो गया। इक्वेशन 2 सपोज किए, इक्वेशन 3 सपोज किए, हम लोग सपोज कर लिए UX इक्वल टू बाई, कैपिटल बाई, तो ये हो गया इक्वेशन 3 हो गया। और जब UX इक्वल टू बाई रखेंगे तो इसमें UX इक्वल टू बाई इसमें रखेंगे तो क्या हो जाएगा L बाई इक्वल टू B इक्वेशन 4। अब हम लोग का L यहाँ पर क्राउट मेथड में हम लोग L की बात जो करते हैं हम लोग, तो L11 00 लेते हैं, L21 ये जो क्राउट मेथड का हम लोग जो लिखे थे L के बारे में U के बारे में वही मैं लिखा हूँ। उसके बाद यूज किया हूँ मैं LU इक्वल टू ये होता है, तो L का वैल्यू देंगे और U का वैल्यू देंगे, और इक्वल टू A का वैल्यू 2 3 1 1 2 3 एंड 3 1 2 है। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे।
अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, तो फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा, और फर्स्ट रो थर्ड कॉलम से मल्टीप्लाई होगा। तो आपका एलिमेंट आएगा L11, ये जो आएगा आपका आफ्टर मल्टीप्लीकेशन आएगा। फिर सिमिलर कंडीशंस देंगे सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम से, सेकेंड रो सेकेंड कॉलम से, सेकेंड रो थर्ड कॉलम से, फिर थर्ड रो फर्स्ट कॉलम से, थर्ड रो सेकेंड कॉलम से, और थर्ड रो थर्ड कॉलम से। इस तरीके से ये मल्टीप्लिकेशन होगा। अगर आपको देखना है इसको डिटेल में कि मल्टीप्लाई मैं कैसे किया हूं, तो आपका मेरा प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। अब इसमें क्या करेंगे, जब मल्टीप्लाई हम लोग कर दिए तो इसको इक्वेट करेंगे। इक्वेट कैसे करते हैं हम लोग, L11 फर्स्ट एलिमेंट है, तो इसका जो 11 पोजीशन जो आएगा वो 2 होगा, तो इसको इक्वेट करेंगे इससे, इसको इक्वेट करेंगे 1 से, और इसको इक्वेट करेंगे 3 से। तो आपका L11 का वैल्यू 2, L21 का वैल्यू 1, और L31 का वैल्यू 3 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग L11 और L12 का वैल्यू फाइंड आउट करेंगे, तो इक्वल टू 3 होगा, तो इसका वैल्यू भी हम लोग का फाइंड आउट किसका हो जाएगा, L11 हम जानते हैं 2, और ये 3 दिया हुआ है, तो L12 इक्वल टू आ जाएगा 3/2। यही वैल्यू फाइंड आउट करने में आपको मुश्किल थोड़ा सा होगा, और कोई भी वैल्यू फाइंड आउट फिर आगे इसको करने में कोई दिक्कत नहीं होगी। सिमिलरली U13 का वैल्यू हाफ होगा। उसके बाद सभी का वैल्यू हम लोग यहाँ पर देखिए इक्वेट करके में हम लोग निकाल लिए हैं, आप देख लीजिए। मैं हम लोग इक्वेट करके L22, L32, फिर U23 और L33 का वैल्यू हम लोग फाइंड आउट कर दिए। फाइंड आउट करने के बाद हम लोग L में इसको रख दिए। L में हम लोग रखे हैं तो देखिए क्या हो जाएगा, 2 0 0 1 हाफ 0 3 - 7/2 18, और U का वैल्यू हो गया 1 3/2 1/2 0 1 5 0 0 1। अब हम लोग यूज करेंगे नाउ फ्रॉम इक्वेशन 4 L बाई इजकल टू बी, और बाई का वैल्यू by1/2/3 दिया हुआ है। तो हम लोग अब L का वैल्यू यहाँ पर रखें, यहाँ पर से ये वाला वैल्यू L का यहाँ रखें, और by1/2/3 से मल्टीप्लाई करें, और 9 6 8 यहाँ पर आपका B का वैल्यू 9 6 8 है, आपका गिवन है क्वेश्चन में। जब इस यहाँ पर देखिए 9 6 8 यहाँ पर देखिए आपका 9 6 8, ये आपका B का वैल्यू है आपका। तो अब जब इसमें हम लोग रखेंगे और मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए क्या होगा, 2 से मल्टीप्लाई किए by1 को तो इक्वल टू 9 हो गया, 2 बाई इक्वल टू 9, देयरफॉर by1 इक्वल टू 9/2। फिर इससे किए by1 प्लस हाफ बाई 2 इक्वल टू 6, देखिए by1 प्लस हाफ बाई 2 इक्वल टू 6, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो by2 का वैल्यू आपको 3 आएगा। और फिर थर्ड आपका हुआ 3/1 - 7/2/2 प्लस 18/3 इक्वल टू 8, और जब इसको आप सिंप्लीफाई करोगे तो by3 इक्वल टू 5/18 आएगा। तो हम लोग को बाई का वैल्यू क्या हो गया, ये by1 9/2 था, by2 क्या था 3 था, और by2 इक्वल टू 3 था, और by3 इक्वल टू 5/18 था। अब हम लोग क्या लिखेंगे, नाउ इक्वेशन 3 मैंने ux इक्वल टू बाई, हम लोग अब x/z का वैल्यू फाइंड आउट करना है। तो u का वैल्यू हम लोग को मालूम है, u का वैल्यू देखिए यहाँ पर मालूम है, तो u का वैल्यू इसमें रख दिए हम लोग, और x/z लिखे, और by1/2/3 यहाँ पर बाई का वैल्यू by1/2/3 लिखे। तो क्या आ जाएगा आपका, देखिए बैक सब्स्टिट्यूशन से यहाँ पर z इक्वल टू 5/18 आएगा, z इक्वल टू 5/18। देखिए यहाँ से नीचे से देखिए बैक सब्स्टिट्यूशन मेथड जैसे करते हैं हम लोग। फिर यहाँ पर आ जाएगा बाई प्लस 5z इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, और इसको जब सोल्व किए तो बाई इक्वल टू 29/18 आएगा। और उसके बाद हम लोग फर्स्ट इक्वेशन लिखे 2x प्लस 3/2 और प्लस हाफ z इक्वल टू कितना आ जाएगा, देखिए हाफ z इक्वल टू 9/2। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग इसको एलसीएम लेकर के 2 कैंसिल किए हैं तो 9 आया, और इसका वैल्यू आपका x का वैल्यू 35/18 आएगा। तो हम लोग का x बाई z तीनों का वैल्यू हम लोग को मिल गया है। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन अगले पेज में करते हैं। देखिए स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर मैं 13 लिया हूँ, यूजिंग डोलिटिल मेथड। हम लोग क्राउट मेथड किए थे, ये डोलिटिल मेथड है। यहाँ पर इक्वेशन में लिया हूँ 3x प्लस 2y प्लस 7z इक्वल टू 4, 2x प्लस 3y प्लस z इक्वल टू 5, 3x प्लस 4y प्लस z इक्वल टू 7। अब देखिए इसमें हम लोग ax इक्वल टू b लिखेंगे। हम लोग इस सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को री रिटेन बाय लिखते हैं तो वो लिखेंगे, जहाँ पर a का वैल्यू है आपका 3 2 7 और b का वैल्यू आपका दिया हुआ है 2
2 3 1, बी का वैल्यू नहीं, डेट मीन्स सेकेंड रो, एंड थर्ड रो 3 4 1, 3 4 1। तो ए का वैल्यू हम लोग को पता लग गया, और बी का वैल्यू यहाँ पर गिवन है आपका 4 5 7। यहाँ पर जो एल का जो वैल्यू लेंगे हम लोग, वो डायगोनल एलिमेंट 1 1 होगा, और उसमें हम लोग क्रॉट में देखे थे यू का डायगोनल एलिमेंट 1 था। तो एल इजकल टू सपोज करेंगे 1 0 0, एल 2 1 1 0, एल 3 1, एल 3 2 1, और यू का वैल्यू सपोज करेंगे हम लोग यू 1 1, यू 1 2, यू 1 3, 0 यू 2 2, यू 2 3 एंड 0 0 यू 3 3। ओके स्टूडेंट्स, अब हम लोग सिमिलर कंडीशंस करेंगे जैसे उसमें कर रहे थे। ए इजकल टू एल यू, ए इजकल टू एल यू, देन हम लोग का एल यू एक्स इक्वल टू बी हो जाएगा। एल यू एक्स इजकल टू बी किस में हम लोग रखेंगे, इक्वेशन 1 में रखेंगे। ए के जगह पर हम लोग क्या पुट करेंगे, एल यू, तो एल यू एक्स बी इक्वल टू बी हो जाएगा। इसको इक्वेशन 2 सपोज कर लिए, और यू एक्स इजकल टू बाई, इसको इक्वेशन 3 सपोज करते हैं हम लोग, सपोज करते हैं। तो इससे यू एक्स इस यू एक्स का वैल्यू अगर हम लोग बाई रखें तो एल बाई इजिकल टू बी हो जाएगा, इक्वेशन 4 रखेंगे। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे इसको सिमिलर जैसे हम लोग उसमें किए थे, इसी तरह से एल यू इजकल टू ए, एल यू इजकल टू ए, तो एल यू तो एल का वैल्यू दिए और यू का वैल्यू दिए और इक्वल टू ए दिए, और ये दोनों को हम लोग मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करते हैं, यानी फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, फर्स्ट रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम। तो ये एलिमेंट आएगा तो आपका फर्स्ट रो का। सेकेंड रो का एलिमेंट आएगा आपका सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड कॉलम, सेकेंड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम। सिमिलरली थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय सेकेंड, और थर्ड रो मल्टीप्लाइड बाय थर्ड कॉलम। तो हम लोग का इस तरीके से मैट्रिक्स बनेगा। उसके बाद हम लोग इसको क्या करते हैं, इक्वेट करते हैं। इक्वेट करते हैं, u11 इक्वेट होगा 3 से, u12 इक्वेट होगा 2 से, और u13 इक्वेट होगा 7 से, यानी कोरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग इक्वल लिखते हैं। तब आपका क्या हो जाएगा, u11 का वैल्यू 3, u12 का वैल्यू 2 एंड u13 का वैल्यू 7 होगा। सिमिलरली हम लोग L21 u11 को इक्वेट करेंगे 2 से, तो ये आ जाएगा आपका L21 2/3, L31 1 आ जाएगा। इसी तरह से हम लोग इक्वेट करेंगे, फिर इक्वेट करके और भी वैल्यू हम लोग का आएगा, सभी वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर लेंगे जिस तरीके से हम लोग क्राउट मेथड में किए थे। तो यहाँ पर देखिए ये आएगा, एक u22 का वैल्यू 5/3, u23 का वैल्यू -11/3, L31 का वैल्यू 32 का वैल्यू 6/5 एंड u33 का वैल्यू -8/5। आप कैलकुलेशन को थोड़ा रीचेक कर लेंगे, कहीं पर मिसप्रिंट हो सकता है। अब उसके बाद हम लोग इक्वेशन 4 से एल यू इजकल टू बी इसका यूज करेंगे। जब इसका यूज करेंगे तो आपका यहाँ पर एल का जो वैल्यू होगा हम लोग 1 0 0, और यहाँ पर जो वैल्यू है हम लोग का जो फाइंड आउट किए हैं u22 u23 L32 u33, ये सब में वैल्यू रखेंगे। तो ये आपका आएगा L इंटू बाई 1 बाई 2 बाई 3, क्योंकि हम लोग का बाई का वैल्यू है बाई 1 बाई 2 बाई 3, और जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बाई 1 का वैल्यू आ जाएगा 4 एंड बाई 1 इंटू 2 बाई 3 प्लस बाई 2 इक्वल टू 5, देखिए 5 आया। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो बाई 2 का वैल्यू 7/3 आएगा, और उसके बाद इसमें आएगा आपका बाई 1 प्लस 6/5 बाई 2 प्लस बाई 3, ये बाई 3 इक्वल टू 7। तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका बाई 3 इक्वल टू 1/5, और तब बाई का वैल्यू कितना आ जाएगा 4, 7/3 और 1/5। अब हम लोग इक्वेशन इसका यूज करेंगे। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 3 यू एक्स इजकल टू बाई, यू एक्स इजकल टू बाई, और यू का वैल्यू यहाँ पर आएगा आपका, जब हम लोग u11 u12 u13 एटसेट्रा रखेंगे तो ये वैल्यू आएगा, इसको x से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा 4, 7/3 1/5। ओके स्टूडेंट्स, और जब इसको आप मल्टीप्लाई करके इक्वेट करोगे तो -8/5 z इक्वल टू 1/5, देयरफॉर z इजकल टू -1/8। सिमिलरली बाई इजकल टू आपका ये 7 लिखा हुआ है, 7 कुछ नहीं लिखा हुआ है, 7 ज़्यादा से ज़्यादा 1 लिख सकते हैं, आपको कन्फ्यूजन क्रिएट नहीं होगा। तो बाई का वैल्यू आएगा आपका 9/8 एंड जेड का वैल्यू एक्स का वैल्यू आएगा 7/8। इसी तरह से इसको कैलकुलेट करेंगे तो आपका आएगा एक्स 7/8 बाई 9/8 और जेड इजकल टू -1/8।
ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम क्वेश्चन करते हैं दूसरा पेज में। नेक्स्ट हम लोग चोलस्की मेथड से लिए हैं। ये आपका चोलस्की, क्राउट और डॉलिटिल में से कोई एक क्वेश्चन डेफिनेटली आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और एक आपका आइगन वैल्यू मेथड्स है जो आपका पावर मेथड है, उससे भी एक है। मैंने 4 है, 4 में से कम 2 आना चाहिए। 4 में कम से कम 2 आना चाहिए। तो हम लोग का डेटा तो यही रहेगा, सिर्फ कैलकुलेशन चेंज करेगा। सोल्व यूजिंग चोलस्की मेथड्स, ये हम लोग इक्वेशन लिए है। देखिए इसको हम लोग लिखिए तो a इक्वल टू 25 15 माइनस 5। देखिए 25 15 माइनस 5, और इसमें सेकेंड रो आएगा 15 18, जेड नहीं है इसलिए इसमें 0 आएगा। यहाँ पर -5 एक्स में आया, बाई इसमें एब्सेंट है तो 0 आएगा और 11 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, और जहाँ तक b की वैल्यू है तो 35 33 और 6 आएगा। तो चोलस्की मेथड में हम लोग का चेंजिंग क्या है कि ये जो सिमेट्रिक होता है, सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है, उसी में इसका वैल्यू वैलिड हो, उसी में इस मेथड का यूज किया जाता है। तो हम लोग इसमें क्या करेंगे, a इक्वल टू एल टी ले लेंगे। एल टी का मतलब क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ एल। उसके बाद इक्वेशन आ जाएगा आपका एल टी एक्स इजकल टू बी, सिमिलर आएगा जिस तरीके से पहले आया था। और एल टी एक्स इजकल टू बाई सपोज करिएगा, देयरफॉर एल वाई इजकल टू बी होगा, इक्वेशन 4। ओके स्टूडेंट्स, और एल को हम लोग क्या सपोज करेंगे, जो लिखते हैं एल को हम लोग लेंगे L11 0 0, L21 L22 0, L31 L32 L33, और इसको ट्रांसपोज करोगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में लिखाएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में लिखाएगा, और थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में लिखाएगा। और हम लोग यूज कर देंगे फॉर्मूला एल टी इक्वल टू ए। तो एल का वैल्यू लिखे, एल टी का वैल्यू लिखे, और ए का वैल्यू लिखे। हम लोग एल टी एल टी अपॉन इक्वल टू ए का वैल्यू लिखे। उसके बाद हम लोग मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन जैसे करते हैं, फर्स्ट रो को फर्स्ट कॉलम से, फर्स्ट रो को सेकेंड कॉलम से, फर्स्ट रो को थर्ड कॉलम से, एटसेट्रा मल्टीप्लाई कर दिए। और मल्टीप्लाई करने के बाद इक्वेट करेंगे, लेकिन इक्वेट हम लोग सभी का नहीं करेंगे। हम लोग जो टिक लगा दिए हैं सिर्फ इसका इक्वेट करेंगे, 1 2 3 4 5 6, इसलिए क्योंकि हम लोग का अननोन 6 है। देखिए 1 2 3 4 5 6, हम लोग का जब 6 अननोन है तो 6 इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो मेरा काम चल जाएगा। तो याद रखिए कि फर्स्ट रो का सभी एलिमेंट का करेंगे, सेकेंड रो का लास्ट 2 एलिमेंट का करेंगे, और थर्ड रो का हम लोग का लास्ट एलिमेंट को करेंगे, बाकी एलिमेंट को हम लोग छोड़ देंगे। ओके स्टूडेंट्स, आपको समझ में आ गया होगा। तब अब इसको इक्वेट करेंगे तो आपका L11 स्क्वायर ये होगा 25 के इक्वल, तो आप L11 इक्वल टू 5 हो जाएगा। सिमिलरली आपका L21 3 हो जाएगा, और L31 इक्वल टू -1 हो जाएगा। इस तरीके से इक्वेट करके हम लोग वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे। देखिए इस तरीके से हम लोग का सभी वैल्यू हम लोग L22 इक्वल टू 3, L32 इक्वल टू 1 एंड L33 इक्वल टू 3 हम लोग का इक्वेट हो गया। तो L का वैल्यू आएगा आपका 5 0 0, सभी का वैल्यू पुट करेंगे, L11 का वैल्यू, L21 का वैल्यू, L22 का वैल्यू, L31 L32 और L33 का वैल्यू हम लोग इसमें पुट कर दिए। तो जब इसका हम लोग ट्रांसपोज करेंगे तो फर्स्ट रो का एलिमेंट फर्स्ट कॉलम में आएगा, सेकेंड रो का एलिमेंट सेकेंड कॉलम में आएगा, और थर्ड रो का एलिमेंट थर्ड कॉलम में आया। उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूला एल वाई इजकल टू बी हम लोग यूज करेंगे। तो एल है ये बाई है, बाई को लिखेंगे बाई 1 बाई 2 बाई 3 और इक्वल टू ये। इसमें भी हम लोग जब 5 बाई 1 लिखेंगे तो 35 होगा। देखिए 5 बाई 1 इक्वल टू 35, देयरफॉर बाई 1 इक्वल टू 7। सिमिलरली 3 बाई 1 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 33। देखिए 3 बाई 1 प्लस 3 बाई 2 इक्वल टू 33, तो बाई 2 का वैल्यू 4 निकल जाएगा इससे। इसमें करेंगे इक्वेशन में हम आपको -बाई 1 प्लस बाई 2 प्लस 3 बाई 3 इक्वल टू 6। जब इसका यूज करेंगे तो आ जाएगा बाई इक्वल टू 3। जब बाई इक्वल टू 3 आया तो बाई का वैल्यू, कैपिटल वाई का वैल्यू क्या हो गया, बाई 1 बाई 2 बाई 3, मैंने 7 4 3 हम लोग का यहाँ तक निकल गया। उसके बाद हम लोग यूज करते हैं क्या, यूज करते हैं एक्स बाई जेड का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए एल टी एक्स इक्वल टू बाई। तो एल लिखे, एल टी लिखे और एक्स लिखे, कैपिटल एक्स लिखे, तो क्या हो गया आपका, इसको जब इक्वेट करेंगे फिर मल्टीप्लाई करेंगे 3 जेड इक्वल टू 3, देयरफॉर जेड इक्वल टू 1 आ जाएगा। फिर सेकेंड इक्वेशन से 3 बाई प्लस जेड, 3 बाई प्लस जेड इक्वल टू 4, इससे आपका बाई का वैल्यू निकल गया। फिर
5x प्लस 3y माइनस जेड इक्वल टू 7, इसका आपको निकल गया x1 का वैल्यू निकल गया। तो x1 y1 z1 का वैल्यू क्या हो गया, 1 हो गया। चाहे तो इसको आप वेरीफाई कर सकते हैं जो गिवन इक्वेशन है उसमें आप रख करके। एक लास्ट इसमें इस टॉपिक्स में बचा है आपका पावर मेथड। पावर मेथड नेक्स्ट पेज में देखिए, मैं आइगन वैल्यू प्रॉब्लम्स में पावर मेथड हम लोगों का आता है। पावर मेथड आइगन वैल्यू ऐसे फाइंड आउट करने के लिए नहीं आता है, बल्कि पावर मेथड से आता है। तो ये आपका वेक्टर गिवन है, क्या निकालना है आपको, लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर। मैंने लार्जेस्ट आइगन वैल्यू और लार्जेस्ट आइगन वेक्टर, उसका कोरिस्पॉन्डिंग जो वेक्टर होगा उसको फाइंड आउट करने के लिए है। इसमें डोमिनेंस करके लिखा हुआ रहे, डोमिनेंस आइगन वैल्यू भी रहेगा लिखा हुआ, तो बात एक ही है, या तो डोमिनेंस रहे या तो लार्जेस्ट रहे, बात एक ही है। इसको दो तरह से बनाते हैं, यहाँ पर दो तरह से। कहाँ पर बाइफरकेट होगा आपको बताते हैं। ए इक्वल टू लिया हुआ है आपका इनिशियल वेक्टर 1 0 0, अगर गिवन नहीं है तो आपको 1 0 0 लीजिए या कोई भी ले सकते हैं, और गिवन है तो वहीं से स्टार्ट करेंगे हम लोग, कहीं कहीं पर गिवन रहता है। तो यहाँ पर इसको x0 सपोज किए, क्या करते हैं, इसका मेथड्स है a इंटू x0, यानी वेक्टर a और जो गिवन वेक्टर्स आपका स्टार्टिंग वेक्टर है, इनिशियल आइगन वेक्टर है, उसको हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 0 आएगा। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, तो ये आएगा। इसको एक x1 मान लिए। यहाँ पर आइगन वैल्यू जो होगा 1 होगा यहाँ पर, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई है, और आइगन वेक्टर हो जाएगा x1। फिर नेक्स्ट स्टेप भी यही काम करेंगे हम लोग। फिर क्या करेंगे, ax1 ये लिख दिए, और x1 1 1 0 आया, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके आएगा 7 3 0, और 7 यहाँ पर देखिए, यहीं पर बाइफरकेट करेंगे। या तो इसका लार्जेस्ट वैल्यू को कॉमन लेंगे, अगर निगेटिव में रहता तो निगेटिव सहित ले सकते हैं, या तो उसका एब्सोल्यूट वैल्यू ले सकते हैं, वो आपकी मर्जी है। तो 7 को हम लोग कॉमन लिए तो क्या आ जाएगा, कॉमन लेने का मतलब क्या होता है कि एवरी एलिमेंट को हम लोग डिवाइड करते हैं 7 से। मैट्रिक्स में एवरी एलिमेंट को डिवाइड कर देंगे 7 से। अगर मल्टीप्लिकेशन रहता तो एवरी एलिमेंट को मल्टीप्लाई कर देते 7 से। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर डिवाइड करना है तो ये 1 हो जाएगा, बाकी ये हो जाएगा और ये हो जाएगा। आपका जो 7 जो कहलाएगा, ये कहलाएगा आपको आइगन वैल्यू, तो उसको हम लोग डिनोट करेंगे λ2 इक्वल टू 7। सिमिलरली x2 इक्वल टू 1.43 और 0 होगा। ओके स्टूडेंट्स, और ये x2 का जो वैल्यू आएगा, अब x2 के जगह पर ये लिख देंगे, और इक्वल टू लिख देंगे 3.58 1.86 और 0, और इसमें मैक्सिमम क्या है आपका 3.58, और 3.58 को हम लोग कॉमन ले लिए, तो 1 आया, 0.52 आया और 0 आया। अब इसमें आइगन वैल्यू क्या आ गया आपका 3.58, आइगन वैल्यू 3.58 हुआ, और x3 क्या हो जाएगा 1.52 और 0 आ गया। उसके बाद हम लोग ax3 फाइंड आउट करेंगे। फिर सिमिलर चलते रहेगा जिस तरीके से कर रहे हैं। फिर a लिखे और यहाँ पर x3 लिखे, और दोनों को मल्टीप्लाई किए, तो यहाँ पर मैक्सिमम 4.12 आया, तो 4.12 कॉमन लेंगे तो 1.5 और 0 आएगा। ये आपका आइगन वेक्टर हो गया, और कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वैल्यू 4.12 हुआ, 4.12 हुआ। नेक्स्ट स्टेप में भी यही काम करेंगे। क्या हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ax5 फिर करेंगे तो 3.97 आया, और इसमें देखिए a5 निकाल लिए, x5 निकाल लिए, फिर इसमें मल्टीप्लाई वही काम किए तो 3.97 आया, 3.97 आया, और इसमें भी निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए λ5 और λ6 इक्वल टू 3.97 है, λ5 और λ6 इक्वल टू 3.97 है, इक्वल टू 4 हम लोग लिख सकते हैं अप्रोक्सीमेट। यहाँ λ5 और λ6 का वैल्यू 3.97, इसको अप्रोक्सीमेट में हम लोग 4 लिख दिए, और x5 का वैल्यू कितना होगा, x6 के इक्वल होगा, जो 1.50 है। इसका मतलब ये दोनों मैच कर रहा है, वेरी नहीं कर रहा है, बल्कि लगभग इक्विवेलेंट है। तो इसको हम लोग कहते हैं लार्जेस्ट आइगन वैल्यू इक्वल टू 4 लिखेंगे, एंड कोरिस्पॉन्डिंग आइगन वेक्टर 1.5 और 0। इसको नॉर्मलाइज्ड फॉर्म कहते हैं। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो कॉलम को, तो 2 1 और 0 होगा। तो इसको हम लोग कहते हैं नॉन नॉर्मलाइज्ड वेक्टर। उसकी जरूरत नहीं है, आप अगर जो यहीं पर लिखते हो आंसर, इट इज करेक्ट। अगर आंसर लिखते हो कि आइगन वैल्यू 4 और आइगन वेक्टर 1.5 और 0, तो इट इज करेक्ट। आगे बढ़ाने की जरूरत आपको नहीं है। लेकिन अगर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर देते हो तो ये 2 1 0 हो जाएगा। अगर कहें कि कोई स्टूडेंट्स कहे कि 3 से मल्टीप्लाई करें, तो वो भी आप कर सकते हो। ओके स्टूडेंट्स,
तो हेंस द लार्जेस्ट आइगन वैल्यू एंड आइगन वेक्टर हो जाएगा 2 1 0। अगर आपको कोई कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है तो आप यहीं पर छोड़ दे तो ज़्यादा अच्छा है, 1.5 और 0, और यहाँ पर लार्जेस्ट आइगन वैल्यू आ जाएगा आपका 4। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग अगले पेज में करते हैं। हेलो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन मैं क्वेश्चन नंबर 16 ले रहा हूँ, एक क्रैमर्स रूल का है। उससे पहले मैं बता दे रहा हूँ, आज मैं इसको वन शॉट वीडियो को हाफ पार्ट में, हाफ से ज़्यादा ही हो गया है, हाफ पार्ट में मैं पब्लिश कर देता हूँ, क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा वीडियो हो रहा है। लंबा वीडियो होने में, एडिट करने में मुझे मुश्किल हो रही है, इसीलिए मैं आज इसको पब्लिश कर देता हूँ। और अगर आप लोगों को जो वन शॉट जो हम लोग बना रहे हैं पूरा कंप्लीट का, अगर इसका पीडीएफ लेना है तो थोड़ा अमाउंट में, मैंने थोड़ा अमाउंट देने के बाद आप 87130178, यही आप इस मेरा मोबाइल नंबर 8700130178 पर संपर्क करके थोड़ा अमाउंट दे करके आप ले सकते हैं। कितना अमाउंट देना है आप अगर संपर्क करेंगे तो मैं बताऊंगा। आप इस पूरा वीडियो का आप स्कैन किया हुआ आपका मैं पीडीएफ दे दूंगा। ओके स्टूडेंट्स, मैं ये वीडियो फिर करता हूँ क्वेश्चन नंबर 16। आप इस पर संपर्क करेंगे आप पीडीएफ के लिए, इस नंबर पर। इसमें है टेस्ट द कंसिस्टेंसी ऑफ द सिस्टम ऑफ द फॉलोइंग गिवन इक्वेशन। ये क्रैमर्स रूल के थ्रू आपको पढ़ना है, और पढ़ना है कंसिस्टेंसी आपको पढ़ना है मैट्रिक्स मेथड से। तो मैट्रिक्स मेथड्स और क्रैमर्स रूल दोनों ही पढ़ना है। ये क्वेश्चन मैं क्रैमर्स रूल पर बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैट्रिक्स मेथड पर बताऊंगा। तो इसमें दिया हुआ देखिए आपका 5x1 3x2 7x3 इक्वल टू 4, ये इक्वेशन आपका दिया हुआ है। इसको हम लोग वेरीफाई करना है कि ये सिस्टम कंसिस्टेंट है या नहीं। अगर कंसिस्टेंट है तो सोल्यूशन आपका इन्फिनाइट नंबर ऑफ सोल्यूशन होगा, या फाइनाइट सोल्यूशन होगा, या यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर यूनिक सोल्यूशन है आपका तो उसको फाइंड द सॉल्यूशंस, उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। ओके स्टूडेंट्स, इसमें हम लोग क्रैमर्स रूल में हम लोग करते हैं क्या है, पहले डेल्टा फाइंड आउट करें, यानी डिटर्मिनेंट्स। किसका डिटर्मिनेंट्स? जो मैट्रिक्स ए आता था उसका डिटर्मिनेंट्स। यहाँ पर डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट होगा 537। ओके स्टूडेंट्स, फिर 3 26 -2, देखिए ये वाला 3 है, 26 है और -2 है, 7 2 और 10, 7 2 और 10। ओके स्टूडेंट्स, तो इसका हम लोग डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। इसका डिटर्मिनेंट्स क्या होगा, आपको डिटर्मिनेंट्स फाइंड आउट करेंगे। फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम लोग डिलीट करते हैं, तो ये आपका -44 होगा। स्टूडेंट्स एक बार और बता देते हैं कि मेरा मैथ मास्टर ट्यूटरिंग इसके नाम से मेरा इंस्टाग्राम भी है, इंस्टाग्राम चैनल है। तो इससे आप कोई डाउट्स अगर जो आता है तो इस इंस्टाग्राम पर आप क्वेश्चन को भेज दें, मैं उसे सोल्व करने की कोशिश करूंगा। और अगर नोट्स भी चाहिए आप इस पर से भी आप संपर्क कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम चैनल पर जाएंगे तो आपको मिल जाएगा। ओके स्टूडेंट्स, नोट्स आपको मिल जाएगा। आप देखिए ये फर्स्ट का डेल्टा निकाल दिया -44, उसके बाद फाइंड आउट किया जाता है -44 विच इज नॉट इक्वल टू 0, और नॉट इक्वल टू 0 अगर आता है आपका तो ये यूनिक सोल्यूशन कहलाता है। यहीं से पता लग जाता है कि ये यूनिक सोल्यूशन होगा। अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 तो हम लोग का यूनिक सोल्यूशन देगा। लेकिन फिर भी हम लोग का सोल्यूशन फाइंड आउट करने के लिए डेल्टा 1 का वैल्यू फाइंड आउट करना पड़ेगा। डेल्टा 1 का वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए आप इसको इस तरीके से इसको आप ढक दीजिए, और इसके का जो कोफिशिएंट 537, इसके जगह पर आप लिखिए 493, यानी इसका जो कोफिशिएंट है आपका, इसका जो कोफिशिएंट है आप यहाँ पर लिखिए। ओके स्टूडेंट्स, इसको ढक दीजिए। इसका जब सोल्व करेंगे तो इसको ढक देंगे तो 493 होगा, तो हम लोग लिखे 493। बाकी जो कोफिशिएंट है आपका, जैसे 3 26 2, तो 3 26 2 यही रहेगा, और 7 -2 10 भी वही रहेगा, और इसका डिटर्मिनेंट्स का वैल्यू हम लोग को फाइंड आउट कर देना है। तो डिटर्मिनेंट का वैल्यू ये आएगा विच इज नॉट इक्वल टू 0, 348 है। सिमिलरली अगर डेल्टा 2 की बात करेंगे तो डेल्टा 2 में आप इस सेकेंड कॉलम को आप डिलीट करेंगे, यानी इसको ढक लेंगे, तो और इसके जगह पर लिखेंगे क्या, 493 लिखेंगे। तो मेरा क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पर 537, इसमें कोई चेंजिंग नहीं करेंगे, इसमें 493 हो गया सेकेंड में, उसके बाद 7 -2 10,
और इसका जब डिटर्मिनेंट फाइंड आउट करेंगे तो आपका आएगा -74। ओके स्टूडेंट्स, -74 आएगा। मेरा प्रीवियस वीडियो जो हम लोग क्रैमर्स रूल लिए हैं उसमें हमसे गलती से -74 नहीं बल्कि 74 लिखा दिया है गया है, आप उसको करेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर -74 होनी चाहिए, लेकिन हम जो वीडियो बनाए हैं उसमें प्रीवियस में जो बनाए हैं वीडियो उसमें -74 के जगह पर 74 लिख दिए हैं। आप चेक कर लेंगे, कैलकुलेशन में एरर है वो, बाकी सब ठीक है। तो यहाँ पर देखिए डेल्टा 3 की जो बात करेंगे तो ये यहाँ पर x3 का जो कॉफिशिएंट है 7 - 2 और 10, इसके जगह पर हम लोग 493 लिखेंगे। तो देखिए 493 लिखे हैं, यहाँ पर 493 लिखे हैं और डिटर्मिनेंट निकाले तो -242 आया। ओके स्टूडेंट्स, तो यहाँ पर तो क्लियर हो गया था, अगर डेल्टा इज नॉट इक्वल टू 0 है सो डैट द सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट एंड हैज यूनिक सोल्यूशन। और क्या सोल्यूशन रखेगा? यूनिक सोल्यूशन रखेगा। और उसका सोल्यूशन क्या होगा? बाय क्रैमर्स रूल का था x = डेल्टा 1 अपॉन डेल्टा, यानी 348 डिवाइडेड बाई -44, 384 डिवाइडेड बाई -44, ये आ जाएगा आपका फर्स्ट, आ जाएगा आपका यहाँ पर x का वैल्यू आ जाएगा। सिमिलरली बाई का वैल्यू क्या आ जाएगा? बाई = डेल्टा 2 डिवाइडेड बाई डेल्टा, तो डेल्टा 2 आपका दिया हुआ है -74 डिवाइडेड बाई -44, यानी 37/22। और z का वैल्यू आएगा आपका, z का वैल्यू हम लोग लिखे नहीं है यहाँ पर, डेल्टा 3 डिवाइडेड बाई डेल्टा, इसका मतलब -242 डिवाइडेड बाई -44, और इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो 11/2 आएगा। ओके स्टूडेंट्स, इसी तरह से क्रैमर्स रूल होता है। कोई भी क्रैमर्स रूल का क्वेश्चन है यही फॉलो करेंगे, यही आपका क्रैमर्स रूल है। अब हम लोग एक ले लेते हैं कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी। कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी में हम लोग देखेंगे कि आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स पहले बनाएंगे, और आर्गुमेंटेड मैट्रिक्स का और मैट्रिक्स ए का दोनों का रैंक देखेंगे, यानी रैंक पर आपका कंडीशन फॉर कंसिस्टेंसी इसमें सोल्व करेंगे, जिसको कहते हैं हम लोग मैट्रिक्स मेथड। तो यहाँ पर अगर रैंक ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, देखिए ये है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसका रैंक अगर दोनों का इक्वल हो और वो नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल हो, मान लिया जाए नंबर ऑफ अननोन्स 3 है और ये दोनों का रैंक भी 3 है, तो उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, उसको हम लोग कहते हैं यूनिक सोल्यूशन। अगर आपका ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक इक्वल हो, अगर ए का रैंक और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स दोनों का रैंक अगर इक्वल हो, लेकिन वो रैंक नंबर ऑफ वेरिएबल से लेस हो, तो उसको कहते हैं इन्फिनाइट नंबर मेनी सोल्यूशन। यानी लेस का मतलब अगर आपका वेरिएबल नंबर ऑफ वेरिएबल्स 3 हो, जैसे x/z 3 हो, और आपका रैंक ए का और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का दोनों का रैंक आ गया है आपका 2, तो हम लोग कह सकते हैं कि हैज इन्फिनाइटली मेनी सोल्यूशंस। इनकंसिस्टेंट यानी डैट मीन्स नो सोल्यूशन। अगर रैंक ए और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक दोनों इक्वल नहीं आता है तो हम लोग कह देंगे नो सोल्यूशन, डेट इज इनकंसिस्टेंट। ओके स्टूडेंट्स, ये कंसिस्टेंसी का हम लोग कंडीशंस पहले लिख दिए क्वेश्चन करने से पहले। तो मैं क्वेश्चन ये लिया हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मेरा प्रीवियस वीडियो में बनाया हुआ है। फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी, द इक्वेशंस हैव नो सोल्यूशन। नो सोल्यूशन के लिए ए और बी का वैल्यू क्या होगा? यूनिक सॉल्यूशंस एंड मोर देन वन सॉल्यूशंस। ओके स्टूडेंट्स, तब हम लोग यहाँ पर देखिए, हम लोग ए ले लिए 1 2 3 1 3 5 1 5 ए, ये हम लोग बनाने के लिए जानते हैं कि ए एक्स इक्वल टू बी है, जहाँ पर ए कहलाता है मैट्रिक्स, एक्स कहलाता है x/z और बी कहलाता है 6 9 बी। तो हम लोग पहले ऑगमेंटेड मैट्रिक्स फाइंड आउट करें। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करते हैं तो ए लिखाता है, ये डॉट लिखाता है, कहीं कहीं पर कोई टीचर ए लिख देंगे और इस तरीके से लाइन बना देंगे और बी बना देंगे, तो आप ऐसे भी लिख सकते हो, लेकिन हम यहाँ पर ये सिंबल का यूज किए हैं। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या हुआ? बीच में सिर्फ डॉट डॉट लगाइए, 6 9 बी, हम लोग बी का वैल्यू रख दिए। अब इसका ऑपरेशन करना है क्या हम लोग का? यहाँ पर 0 हम लोग को लाना है, यहाँ पर 0 लाना है, यहाँ पर 0 लाना है। किससे? रो ऑपरेशन से लाना है हम लोग का। यहाँ 0 यहाँ 0 और यहाँ 0 हम लोग रो ऑपरेशन से लाएंगे। तो रो ऑपरेशन किए हम लोग R2 को 0 लाने के लिए, देखिए ये माइनस ये करेंगे तो 0 आ जाएगा, और R3 0 अगर जो करेंगे इसको, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई करके इसमें माइनस करना पड़ेगा। तो लिखे हैं ऑपरेशन R2 - R1, ये बहुत जरूरी है। R3 - 2 R1,
जो यहाँ पर लिखा हुआ है R2 और R3 सिर्फ इसी में चेंजिंग होगा, यानी सेकेंड रो और थर्ड रो में चेंजिंग होगा और किसी में चेंजिंग नहीं होगा। तो फर्स्ट रो एज यूजुअल हम लोग लिखे और सेकेंड रो और थर्ड रो में ये दोनों ऑपरेशन लगाए तो आपका ये आया। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज में देखते हैं फिर और क्या है आपका। देखिए ऑपरेशन R3 माइनस R2, तो हम लोग को यहाँ पर जीरो करने के लिए हम लोग को R3 माइनस R2 करना पड़ा हम लोग को। तो 1 2 3 6 आया, 0 1 2 3 0 0 A माइनस 1 B माइनस 15। अब हम लोग को यहाँ पर देखते हैं कि जो पहला सोल्यूशन दिया हुआ है नो सोल्यूशन, पहला दिया हुआ नो सोल्यूशन, फिर यूनिक सोल्यूशन और फिर तीसरा दिया हुआ मोर देन वन सोल्यूशन। तो यहाँ पर हम लोग ऑर्डर थोड़ा सा चेंज कर दिए हैं। यहाँ पर हम लोग इनकंसिस्टेंट नो सोल्यूशन हम लोग वेरीफाई कर दिए हैं और ये तीसरा है आपका, दूसरा आ गया है आपका सिस्टम ऑफ लीनियर यूनिक इक्वेशन और तीसरा इन्फिनाइटली मेनी सॉल्यूशंस। बस एक ही ऑर्डर में हम लोग लिए हैं। तो देखिए पहला अगर हम लोग करते हैं a इक्वल टू 8 b इक्वल टू नॉट इक्वल टू 15, तो आपका ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का a इक्वल टू 8 ले लिए तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स नहीं, ए मैट्रिक्स a का यहाँ तक देखिए, यहाँ तक क्या होगा, इसका रैंक कितना होगा 2, क्योंकि जितने भी नॉन जीरो रो होते हैं वो रैंक कहलाते हैं। तो अगर a माइनस 8 मैंने a इक्वल टू 8 लिए तो ये थर्ड रो आपका जीरो हो जाएगा, इसीलिए इसका रैंक 2 होगा, 1 और 2। और लेकिन ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक 3 ही रह जाएगा क्योंकि b इज नॉट इक्वल टू 15 लिए हैं। तो हम लोगों का रैंक ऑफ a इक्वल टू 2 एंड रैंक ऑफ b इज इक्वल टू 3। दैट मीन्स rank of A is not equal to rank of augmented matrix, तो that is inconsistent and there are no solutions। इसका solution find out नहीं हो सकता है, आप कंडीशन याद करें। उसके बाद अगर A is not equal to 8 लिए और B equal to 15 लिए तो देखिए रैंक A और रैंक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, A का रैंक भी 3 आएगा और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक भी 3 आएगा, क्योंकि a इक्वल टू हम लोग 8 नहीं लिए हैं, a इज नॉट इक्वल टू 8, तो a का रैंक ऐसे ही क्लियर हो जाएगा कि 3। जब a ही का रैंक 3 हो गया तो b का आप कुछ भी वैल्यू ले उससे कोई अंतर नहीं पड़ता है, बल्कि यह रैंक आपका 3 आएगा। जब दोनों का रैंक 3 है और नंबर ऑफ अननोन्स के इक्वल है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हेंस देयर हैज ए यूनिक सोल्यूशन। इसका मतलब सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस हैज यूनिक सोल्यूशन। ओके स्टूडेंट्स, सेकेंड में यूनिक सोल्यूशन कह रहा है। थर्ड में देखिए a इक्वल टू 8 ले लीजिए, b इक्वल टू 15 ले लीजिए, a इक्वल टू देखिए 8 ले रहे हैं, अब b इक्वल टू 15 ले रहे हैं, तो a 0 हो जाएगा, a भी 0 हो जाएगा, लेकिन रैंक कितना हो जाएगा 2, रैंक हो जाएगा इसका 2, लेकिन नंबर ऑफ अननोन्स आपका 3 है, नंबर ऑफ अननोन्स आपका 3 है विच इज लेस देन 3, सो डैट इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशंस, यानी इन्फिनाइट मेनी कंसिस्टेंट तो होगा लेकिन ये इन्फिनाइट नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट क्वेश्चन जो बचा हुआ है हम लोग पार्ट 2 में करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग पार्ट 2 में करें। अभी चूंकि वीडियो लंबा हो रहा है इसीलिए हम अभी पब्लिश कर दे रहे हैं और नेक्स्ट कल, आज नहीं बल्कि कल ही हम पब्लिश कर देंगे, आपका सेकेंड पार्ट पब्लिश कर देंगे। लगभग सभी क्वेश्चन हो जाएंगे पूरा सिलेबस का। ओके स्टूडेंट्स, थैंक्स। लाइक कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और शेयर करना ना भूलें, उससे मुझे मोटिवेशन मिलेगा।